टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको हमारे आज के शो में खुशामदीद कहते हैं, एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नए जज्बे के साथ। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा हमारे पाकिस्तान के बच्चों में आयरन की कमी की। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार है, आयरन की कमी है। आयरन की कमी की तशख़ीस कैसे की जाती है मैं आपको बताता चलूँ। बार बार अगर आपका छोटा बच्चा थक रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है और उसके साथ साथ उसको सांस जल्दी फूल जाता है और वो चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा पढ़ाई पे या किसी भी चीज़ पे, उसका एकदम से दिल उचाट हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा उस बात की तरफ जाती है कि बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है। आप प्लीज़ जितनी भी ख़वातीन मर्द हज़रात देख रहे हैं, सिर्फ ख़वातीन का काम बच्चे पालना नहीं होता, उनके जो वालिद साहब होते हैं, जो बाप होते हैं, उनका भी उतना ही एक बच्चे की परवरिश में रोल होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बच्चों की जो ग़िज़ा है वो आयरन से भरपूर हो, आयरन डेफिशिएंसी ना हो, एक बैलेंस डाइट हो, क्योंकि आयरन की कमी जो है वो आपके बच्चे को आगे बढ़ने से, बड़ा होने से, सेहतमंद तरीके से बड़ा होने से रोक सकती है। तो आयरन की कमी अब नहीं। उसके साथ मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताता चलूँ। लुपीटा नोंगो जो कि एक ऑस्कर विनर है, 12 ईयर्स ऑफ स्लेव के लिए उनको ऑस्कर मिला है। शी वाज विजिटिंग कराची और उनका एक बहुत ही खूबसूरत, एक मज़ेदार सा हमने तस्वीरों का पैकेज आपके लिए बनाया है, वो देखिए, मेरी बातें भी सुनते रहिए। शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक फेस ऑफ फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लैंकॉम। उसके साथ साथ आप इतनी खूबसूरत उनकी पिक्चर्स हमने देखे थे। शी वाज इन कराची, आई थिंक शी वाज विजिटिंग अ फ्रेंड। उनके कहीं मेहंदी लगा रही हैं, कहीं चूड़ियाँ पहन रही हैं, कहीं शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म बढ़ता चला जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। स्पेशली इफ़ लुपीटा वाज हियर, शी इज़ अ हॉलीवुड स्टार और एक अफ्रीकन अमेरिकन स्टार है, एंड इट्स सो ग्रेट दैट शी वाज इन पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर कि इससे हमारा टूरिज़म और बढ़ेगा और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा हमारी मईशत को फ़ायदा होगा, और जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं चीज़ों पे, उससे हमें ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ज़्यादा टूरिज़म होता है तो ऑफ कोर्स जो ज़र मुबादला होता है जो वो पाकिस्तान में ज़्यादा आता है। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो आपको हमेशा ये बताते रहते होंगे कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने ज़बरदस्त हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ है। और जब हम इसको सिमर डाउन करते हैं, देखते हैं कि वो कौन लोग हैं, तो वो सिर्फ ज़्यादातर हमारी वालदाएँ होती हैं, ज़्यादातर बहनें होती हैं, वो ख़वातीन होती हैं जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप होता है, और वो हमेशा हमें बिलीव करती हैं और वही हमारी सोर्स होती है। मैं आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ। आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ताकत है, वो किसी भी जगह से मिल रही हो, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी जो ख़वातीन होती है, हमारी जो लाइफ में जिन ख़वातीन से हम जुड़े होते हैं, चाहे वो हमारी दोस्त हो, चाहे वो हमारी वालदा हो, बहन हो, हमारी वाइफ्स हो, हमारी स्पाउस हो, हमारी मंगेतर हो, जितनी भी ख़वातीन हमारी ज़िंदगी में हैं, दे ऑलवेज़ बिलीव इन अस। हमेशा, कभी आप नोट कीजिएगा, वो कभी आपको टर्न डाउन नहीं करेंगी। तो आज के जो दिन है, दैट इज़ टू अप्रिशिएट वुमेन इन योर लाइफ। प्लीज़ जो भी ख़वातीन हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको अप्रिशिएट कीजिए। ट्राई टू गेट अ गिफ्ट, उनके लिए कोई गिफ्ट लीजिए। अगर आपकी वालदा हैं जो अब सारा दिन बेचारी आपकी इंतज़ार करती हैं, आपके लिए मेहनत करती रहती हैं, उनको टेक हर आउट फॉर डिनर, उनके लिए खाने, अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो खाना घर पे ले आइए। व्हाई डोंट यू मेक टी फॉर देम? उनके लिए कुछ अच्छा बनाइए, कुछ कीजिए। अपनी वाइफ के लिए कुछ आज गिफ्ट लीजिए, अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा कीजिए, चाहे वो कहीं भी हो। आज जैसे जैसे आप जानते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, बहुत लोग बाहर काम कर रहे होते हैं और फैमिली यहाँ होती है, तो इट डजंट मैटर, मेक अ फ़ोन कॉल एंड मेक देम फील स्पेशल। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम मौजूद हैं शेफ मुनीजा के साथ। तो आज शेफ मुनीजा माशाल्लाह ग्लो कर रही हैं। वेरी नाइस येलो डर्टी फेलो। मतलब आपने कोई भी चीज में कुछ भी हो उसमें से निकाल ही लिया। येलो डर्टी फेलो। हाँ। कैसी हैं आप शेफ मैं मुनीजा? बिल्कुल आपके सामने। आपको कैसी लग रही हूँ आज? माशाल्लाह है ना? ईद का दिन लग रहा है आज। ईद का दिन लग रहा है। देखिए हर दिन ईद का दिन होता है, और हर दिन रात शब रात। चांद रात। ठीक है तो मैडम नूर जहाँ का गाना है ना, दिन ईद ते रात शब रात हो गए। अच्छा खैर अब मैं तो गाने सुनती नहीं हूँ। देखिए मेरा तो ताल्लुक खाना पकाने से है ना, ओह। तो मैं बस वही करती हूँ। क्या और मतलब कोई बाथरूम सिंगर्स होते हैं, किचन सिंगर्स नहीं होते? आप किचन में गाना नहीं गाती? देखिए वो हमिंग आप किचन में गाना क्यों गाएंगी? आप तो बातें बनाती रहती है ना? ये करती रहती होंगी, तुमने बर्तन नहीं धोए और ये हुआ वो हुआ, धोबी आया कपड़े आए हैं शेफ मुनीजा। जो भी आया कपड़े लाया, कितने कपड़े? हाँ है ना, कितने कपड़े आए। और आप खाना पकाते पकाते बातें करती रहती होंगी। मैंने मना किया था तुम्हें ऊपर से नहीं करना, नीचे की झाड़ू दो है। यार आप मेरे घर में कैमरा वैमरा तो नहीं लगा हुआ? इनको कैसे पता चल शेफ जाती है सारी मुनीजा बातें? क्या बात कर रही है? हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते। ओ हो। क्या अच्छा, पका रहे हैं आज हम बना रहे, बस कोई बातें आज तो बहुत सारी चीजें आपने रखी हाँ है। बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है हमारा आज देसी खाना पक रहा है, तो उसमें तो मसाले होते ही हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी मसूर की खट्टी दाल। दाल? जी खुदा हाफिज। मतलब ये वही बच्चे बन गए वो जो मम्मा आप ने दाल कह दिया पका ना रही स्कूल हैं? से आके कि बेटा क्या मम्मा क्या बना है? बोला दाल। दाल ये ऐसे क्या ही करते शेफ होंगे मुनीजा घर आपने में। बोर कर दिया। दाल क्यों बना रही है? नहीं, आपने मुझे दाल कहा था कुछ आज वो पकेगा गोश्त टाइप। देखिए दाल में भी उतना ही प्रोटीन होता है गोश्त के बराबर का। चलो ठीक सही है ना? अब स्टार्ट करते हैं हम अब रेसिपी। आ ही गए हैं तो पकवा लेता हूँ। पकवा लेते हैं बस, फिर हम खिलाएंगे भी ना। टेंशन क्यों दाल? क्यों आज दाल? देखिए क्यों इतने आज दिनों फिर से दाल? आज फिर दाल मतलब कितनी कहेंगे तो दफा रोज दाल? तुम्हें चिकन खिला रही हूँ, रोज चिकन हाँ। खिला रही हूँ, रोज चिकन खिला रही हूँ। ठीक है, खुद ही कहते हैं सब्जी खाओ ये खाओ, फिर खुद ही बोल रहे हैं दाल नहीं दाल वैसे पता नहीं, हाँ है ना, ये कितना मेरे कॉल और फिल्म में तजाद क्यों है शेफ मुनीजा बताएं? आप बताइए ना, मैं कैसे बता सकती हूँ आपके बारे में? मैं कैसे बता लेकिन यूजुअली जब भी हम दाल का सुनते हैं, सब्जी का सुनते हैं, तो पहला एक्सप्रेशन तो ये होता है क्या दाल? दाल? आपको पता है एक हमारे जानने वाले थे शेफ मुनीजा, वेरी ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने ना बहुत ही एहतमाम से हमें दावत दी कि हमारी प्लीज डिनर पे आना और ये वो इस तरह करके ना। तो मैं था और मेरी कज़न अमेरिका से आई हुई थी। हमने कहा चलो ठीक है लेट्स गो, हम डिनर पे जाएंगे। वो उन्होंने बड़ा और जब उनके घर गए दाल ना, सर्व उनके ये खट्टी दाल, लौकी और पता नहीं ये सब था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कि आप इस तरीके से वो जो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा लोग पागल हो जाते हैं ना दावत में, अच्छा फ्राइड आइटम भी बनाने। शेफ मुनीजा ऐसा मेरे नहीं घर होना आप चाहिए। जब भी दावत पे आएंगी ना, अब आपको यही मैं दाने पकवाऊंगा। दाने का बुलाने दावत नहीं पे। जब भी मैं बुलाऊंगा आप ये आपको अभी यही पकवाऊंगा मैं बताएगा। आपके लिए, अब यही पकवाऊंगा मैं, ये याद रखिएगा। चलो इस बहाने हम आपके घर तो आएंगे। अरे आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप दूल्हा बस भाई देख जब ले। चाहे आपका घर है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अफशा कराची से, कैसी हैं अफशा आप? अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं करी। क्या फरमाइश है आपकी? ये बटन पाए पाया, की करी थी, कचौरी की करी पाए थी। और कचौरी आशा पाए और कचौरी। ओके, हमने बिल्कुल लाइन अप कर दी ये है। बकरीद का वेट कर रही हैं कि अच्छा, पाए बकरे आएंगे तो यखनी पुलाव बनाएंगे। सिखा दे मुझे। हाँ बकरे का यखनी पुलाव। बकरे का यखनी पुलाव इंशाल्लाह जरूर। अफशा लाइन अप कर दी हमें अफशा चीजें। आप हमारी इतनी अच्छी कॉलर है, आपकी एक बहुत अच्छी आदत है कि हाँ। आप माशाल्लाह बोलती हैं, सुनती बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है इसलिए मैंने कॉल करती हूँ आपको। नहीं, thank थैंक you, यू अफशा। सो मच अफशा। ये फ्राई पैन आपका हुआ। आप प्लीज अपना कंट्रोल रूम में नंबर लिखवाएं, हम आप तक ये फ्राई पैन भिजवा रहे हैं। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम शेफ मुनीजा। दाने यही वाला भिजवा दूंगी मैं। हाँ बट वो यही चाह रही है। Of course, आपको पता है जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट किसी भी चीज को अगर हाथ लगाते हैं तो वो चीज बहुत महंगी हो जाती है, यू नो दैट, है ना? ये तो बात है, सही बात है। चलिए ठीक है, लेकिन अफशा। बशर्ते वो आर्टिस्ट हो। नहीं तो क्या मतलब है, शेफ नहीं हो सकती? अरे क्या, शेफ तो सबसे बड़े आर्टिस्ट होते है ना, हैं। तो फिर आपको बस। पता है, तो वही आप खाना पकाती हैं, खाने को जिस तरह डिजाइन करती हैं, हाँ। ऑफ कोर्स। अच्छा, रेसिपी पे आ जाते हैं छोटे लेकिन छोटे। अफशा की आप वो कब रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे? अफशा की जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब पहले कचौरी बनाएंगी या मटन पाया? पहले कचौरी बनाएंगे, मटन पाई भी बनाएंगे। मटन पाई थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके ठीक लिए है। हमें कोई ऐसा शो देखना पड़ेगा जिसमें मैं पूरा दिन आपका दिमाग खा क्या? सकूं। प्लीज ये मत करें, ऐसा मत करें कि आप पूरे शो को हाईजैक करने का सोच रही है शेफ मुनीजा। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कायनात फ्रॉम कराची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good कायनात, morning. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शेफ मुनीजा से क्लब सैंडविचेस की रेसिपी पूछनी है। किसकी? सॉरी,
क्लब सैंडविच क्लब कभी मुझे आप सैंडविच। बना के हमें सिखा दें। हाँ, ठीक ये है। अच्छी रेसिपी क्लब सैंडविच बहुत इजी रेसिपी है। और असफर आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू और कायनात, मैं थैंक आपकी यू रेगुलर सो, कॉलर हूँ। थैंक और यू। असफर बात पूछनी है, जी जी, आपने वो लॉन के विनर अनाउंस नहीं किए, कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी व्हाट, लॉन के लॉन की Winner। विनर अनाउंस नहीं किया। लॉन की विनर, वो जो सानिया मस्कतिया सानिया। की लॉन की विनर थी, बिल्कुल ठीक है। वो आई थिंक हम जल्दी बताएंगे आपको, हम आपको जल्दी बताएंगे। इसका मतलब है कि हम आपको एक लारा दे रहे हैं हम आपको जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू कायनात। थैंक यू call वेरी मच करने के लिए। कायनात। आज तो कायनात ने, पूरी कायनात ने मेरी तारीफ की है। हाँ, देखें आप, पूरी शबरीजा मान कायनात जाए ने। इस बात को। नहीं, उन्होंने मेरी भी तारीफ करी है। अच्छा, रियली? अगर उन्होंने रेसिपी पूछी दैट मींस उनको मैं पसंद आ रही हूँ ना। अच्छा, आज हम खट्टी दाल बना रहे हैं। खट्टी अच्छा, दाल बना रहे हैं, तो अब देखिए, हमने- अब देखें, अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ। ठीक है, इसमें आपने डाला, ओके, ऑयल। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैं भूल गया था क्या। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। म्यूजिक तो सुना सुना। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और ये जो अभी आप खूबसूरत सा साजीना सुन रहे थे, ये मेहदी हसन खान साहब की बड़ी खूबसूरत गज़ल है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी पहले तो ना थी। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा यूट्यूब सुनाए पे, ना आप, थोड़ी सी सुनाए। खुदा का खौफ करें। नहीं, इतना मेहदी अच्छा हसन खान ये- साहब का हम लोग नाम ले लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। गाना तो कोई उनका अच्छा, कोई और सुना दे, उनकी कोई गाई हुई चीज़, अब क्या चले बात वो करें। नहीं, कुछ और सुना दें। चलो सुने, आप भी मुझे गाने बजाने में मत लगाएं, अभी खाने का बताएं क्या करी हैं आप। अच्छा जी, हमने इसमें ऑयल लिया तकरीबन 1 कप के करीब, क्योंकि दाल है तो आपको पता है। स्माइल के साथ शेफ मुनीसा, आपको जब मैं ये बात करता हूँ तो आपका स्माइल उड़ जाती है, अच्छा लगता है आप किराया मांगने आ गए हैं कि 2 हफ्ते से किराया नहीं दिया बच्चा को। अच्छा, हमने क्या किया कि दाल ले ली, उसको दाल ये दाल तो नहीं है, आप अब क्यों बौखला जाती हैं, क्या हो गया आज, क्या मसला है मुझे समझ। आज आप यहाँ से कहाँ जा रही हैं ये बताएं। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही, मैंने नहीं, घर ही जाना है और कहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो आप बौखलाई भी क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शेफ मुनीसा, कोई बात जरूर है। अच्छा, आज हम रेसिपी की बात किसी कर और रहे चैनल थे। पे तो नहीं जा रही हैं आप, जितनी तैयार हो के आई हैं? कोई चैनल वाला बुला ले मुझे कौन बुला रहे? कितने अफसोस, घर को आग लगी घर के चिराग से, वो ये चिराग होते हैं, देखें आप। कसम देखिए, खुदा की। जिंदगी ना एक ही दफ़ा मिलती है, और अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उनको अवेल करना चाहिए। देखिए, मैं वो उनमें से मैं लगी लिपटी बातें क्यों करूं। हाँ सही है ना, सच्ची बात बोलनी चाहिए, जो बात है सच सच बोल दो, डरने का नहीं। हाँ, डरने का नहीं किसी से, ये बात तो खैर सही है। अच्छा, हमने इसमें क्या डाला है अभी, टोमेटो पेस्ट। हमने क्या किया कि 1 कप तेल लिया। अब सर मुझे चेक कर रहे होते हैं ना, एक तो मेरे अल्फाज, दूसरे मेरे रिएक्शंस। 1 कप मैंने तेल लिया, उसके अंदर मैंने 1 बड़ी प्याज, उसको बारीक काटा हुआ था, पहले ज़ीरा शामिल करा, फिर उसके बाद 1 बड़ी प्याज शामिल करी बारीक कटी हुई, उसको गोल्डन कर लिया। उसके साथ मैंने टमाटर 3 लिए, 4 हरी मिर्चें ली, अगर आप हरी मिर्चें कम करना चाहते हैं कम कर दीजिए, और 2 जवे लहसुन के लिए, उसको मैंने मोटा मोटा चॉपर में चॉप कर लिया, वो हमने इसमें शामिल करा है। ठीक है, अब साथ साथ हम तमाम मसाले शामिल करते जाएंगे। अच्छा, दाल मैंने क्या किया था कि मसूर की दाल तकरीबन 500 ग्राम ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करी और कुछ भी शामिल नहीं करा। अच्छा शेफरी साहब, मुझे बताएं इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये जो ऑयल आपने इसमें डाला है, कुछ लोग जायके के लिए कोकोनट ऑयल भी डाल देते हैं। बिल्कुल डालते हैं, लेकिन देखिए फिर कोकोनट का फ्लेवर इनहैंस हो जाएगा उसमें। अच्छा, वो तेज हो जाएगा। जी ठीक है, तो अगर कभी भी आप जैसे दाल का फ्लेवर एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप दाल के साथ न्यूट्रल ऑयल जिसमें कम फ्लेवर्स हो, आप वो जो है यूज़ करिए। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें हल्दी शामिल करें, एक चाय का चम्मच। ठीक है, देगी लाल मिर्च गई इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर जा रहा है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर जा रहा है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च जा रही है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे चाट मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला, लेकिन वो जब ये हमारा मसाला भुन जाएगा उसके बाद। अच्छा, हमने सॉल्ट शामिल नहीं करा, हम सॉल्ट अब शामिल कर देंगे। ठीक है, हमने दाल में भी शामिल नहीं किया था सॉल्ट, तो ये आप हस्बे जायका आपने शामिल करना है सॉल्ट। बस इन तमाम मसालों को हमने पकाना है, अच्छे से भून लेना है। अब फ्लेम मैंने तेज़ कर दी क्योंकि टमाटर हमारे जो है वो चॉप हुए हुए हैं बिल्कुल, तो वो जल्दी से हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये अच्छे से हमारे मसाले भुन जाएँ अच्छी तरह सालसा लग रही है ना, सालसा की तरह लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत
मज़े की बनती है, यकीन करें ये दाल। और मैं लोग तो राइस के साथ प्रेफर करते हैं, मैं ऐसी स्पून से खा रही हूँ, मैं भी स्पून से खाता है ना। मुझे ये इतनी पसंद है ये वाली हूँ। आपको पता है मैं तो दाल पापड़ के साथ खाता था पहले। पापड़ पापड़ और के साथ इतनी मजे की लगती है दाल। अगर आप पापड़ वो जो नहीं होता जीरे वाला जो पापड़ आता है, जीरे वाला पापड़, बहुत सारे किस्म के पापड़ आते हैं और सारे पापड़ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक वो जो लंबा सा गोल वाला पापड़ आता था जो हमारे बचपन में भी मिलता था बाहर, स्कूल के बाहर अक्सर। अच्छा पता नहीं मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे महंगी चीज़ें खिलाई हैं तो मुझे पापड़ टाइप बचपन नहीं याद। ये तो मैंने बाहर जब दोस्त ऐसे बने तो मुझे शेफनी से मजाक करा। देखिए इंसान को ना आपको पता है शेफनी से स्कूल में उंगलियों में पापड़ फंसा के जाया करते। हाँ मैं तो फंसाती थी बिल्कुल। तो क्या हो गया, मतलब बचपन में सभी करते, वो फिंगर्स में 5 सारे वो करके और फिर वो चिढ़ा के और खाना वो सब करते। और यही बचपन का मजा है, वो जो बर्गर बच्चों वाला मजा नहीं होता। खुदा के लिए मैं बिल्कुल बर्गर बच्चा नहीं था। मेरे वालिदैन ने मुझे बिल्कुल बेसिक अपब्रिंगिंग दी। और ऑफ कोर्स मैंने पापड़ बचपन में खाया था। आपको पता है पापड़ का शौक पड़ा कैसे था? हमारी स्कूल कैंटीन में मिलते थे। स्कूल कैंटीन में मिलते थे तो वो अब वो एकदम से जब वो नए आए थे, वो पैकिंग अच्छी थी और वो क्रिस्प इतने होते थे, इतना बड़ा राउंड सा एक है ना, उसको हम कहते थे बिग चिप। तो वो एक चिप्स की तरह लगता था इतना बड़ा, तो वो उस तरह हमें आदत पड़ी थी। सही। अच्छा अब देखें ये ऑयल सेपरेट हो गया है। हमने दाल बॉईल करके इसको हमने काली दाल है, काली दाल है, इसको हमने ब्लेंड कर लिया था। ये अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। काली दाल को कुछ और भी कहते हैं, मसूर की दाल। मसूर की दाल कहते हैं। हाँ मसूर की दाल, मलका मसूर। मलका मसूर। अच्छा खड़े मसूर की दाल भी तो होती है। जी हाँ जी जी। अच्छा मुझे मसूर और ये मसूर की दाल और आपका एक बहुत फेमस सेइंग भी है, बताएं। मसूर की दाल और मेरे हाँ किचन क्वीन और मलका मसूर। नहीं तो फिर ये मुंह और मसूर की दाल। ये मेरी शेफ मुनीसा से बहुत बेहतर कर लूँ भी। आपको अंदाजा नहीं है जो ये मुझे डोंकी और मंकी पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। तो मैं सिर्फ उर्दू का एक मुहावरा बता रहा था। ये मुंह और मसूर की दाल कितना अच्छा है। शेफ मुनीसा बताएं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, ऑन एयर ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। ये मुंह और मसूर की दाल, ये मूंग और मसूर की, ये सिर्फ मसूर की दाल है। छोड़े देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है बोलते रहने की। और मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी है कि अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगे तो ठीक है। नहीं आई। सुनाई नहीं दे रहा जो वेरी नाइस, ये सबसे अच्छी बात है ना। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कामयाबी की जमानत यही है कि जो बात आपको पसंद ना आए वो आप अनसुनी कर दें। कल आपको पता है कल हमारे पास डॉक्टर इकबाल मेमन साहब आए थे जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब आप बच्चों को, जब छोटे बच्चों को व्हेन यू आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चों को आप बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं कि बच्चा रोए नहीं, अरे वो रो रहा है। बल्कि बच्चे को बड़ा करना बिल्कुल ऐसा है जिस तरह किसी घोड़े को आप बड़ा करते हैं। उसको आप थोड़ा सा खाना भी टाइम पे देते हैं और अच्छी ग़िज़ा देते हैं और उसको थोड़ा टेम भी करते हैं। और जैसी बच्चा आपसे कोई अनरीजनेबल डिमांड करे तो उसको अनसुनी कर दें। उस तरह जो बच्चा होता है वो सही तरह बड़ा होता है। वरना हम लोग पेरेंट्स, आपको पता है, हमेशा से बच्चों के हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे हाथों ब्लैकमेल होते रहे। नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बच्ची थी और मैंने मेरे ये शेफ मुनीसा, ये मैं मान नहीं सकता क्यों कि आपने अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल ना किया। हाँ मैं भूख हड़ताल करती थी है ना। और मेरे पापा मुझसे इतने प्यार करते थे कि वो बस ये सुन के ही ना बात मान लेते थे। फिर पता है मेरे बहन भाई क्या करते थे, वो चुपके से ना मुझे खाना खिला देते थे लाके कमरे में। और अब खा भी लेती। फिर आपके कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 बहनें 2 भाई और मैं सबसे छोटी। 5 बहनें 2 भाई। अब आप सोचिए इनकी भूख हड़ताल पे 5 बहनें 2 भाई अगर बारी बारी इनको खाना खिला रहे हो तो आप इनको ब्लेम मत करें, ये इनके घर वालों का। देखिए ये उनका लाड प्यार है और मैं आई एम प्राउड कि मेरा ऊपर उनका लाड प्यार नजर आ रहा है। शेफ मुनीसा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जिस तरह खुश हैं, ये आप सबको भी मैं कह रहा हूँ, जिस तरह आप खुश हैं, जो भी आपकी बॉडी टाइप है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आप खुश हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो कामयाबी, मैं आपको बताऊँ शेफ मुनीसा, हम लोग कामयाबी के लिए कितना तगोदो करते हैं, जॉब स्विच करते हैं, अपनी नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुश नहीं होते। आपकी जो कामयाबी है उसका सारा दारोमदार आपकी खुशी पर है। अगर आप खुश हैं, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, तो आप कामयाब हैं। तो बिल्कुल सही बात कही असफर ने। और ऐसी बातें बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। थैंक यू। देखिए अप्रिसिएशन जितनी भी आ रही हो सही है, डजंट मैटर। अच्छा हम कहाँ यू आर प्रीटी अनोइंग। यू आर प्रीटी अनोइंग वाली बात प्रीटी तक मैं रुक जाता हूँ। आई एम प्रीटी। ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमने इमली का पल्प शामिल किया लास्ट में। अब चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, ठीक है।
अच्छा और ये शेफ मुनीसा, यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज बहुत बातें हो रही हैं हमारी किचन में, कहीं मत जाएगा। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक खवतीरो। वेलकम बैक। और जो है असफर जो है वो दाल ट्राई करें प्लीज। असफर के लिए कोई पानी लेके आए। वेलकम बैक खवतीरो आज़ाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। बहुत अच्छी दाल बनी है, बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी दाल बनी है, वेरी वेरी नाइस। मुझे एक चीज का बेइंतहा शौक है, वो है लीमू का। तो लेमन जूस हमने यहाँ रखा है आपके लेकिन लिए। सुने, आपने मेरी वजह से रखा है या आप मिलाएंगे? वैसे भी मिलाने का देखिए प्लान करी थी। इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि मैं बता भी दूँ हमारे ऑनर, क्योंकि हमने इसमें इमली का पल्प शामिल करा है। अगर आपको थोड़ी सी और खटास चाहिए है और थोड़ा सा और टैंगी फ्लेवर चाहिए तो आप ये डाल सकते हैं। और मैं बिल्कुल इसमें शामिल करूँगी क्योंकि इसका नाम ही हैदराबादी खट्टी दाल है। ओह, it's very ठीक है, तो अगर nice। खट्टी दाल है और खट्टी ना हो तो तो क्या फिर फायदा? फायदा ही नहीं है। सही है। Exactly। तो एक्चुअली जो नाम होता है हमें उस पर तो जाना ही चाहिए। अगर नाम शेफ मुनीसा और वो शेफ ही ना हो तो क्या फायदा फिर? बिल्कुल। और शेफ क्या मुनीसा, बोलूं? वैसे मैं आपकी, आई स्वेयर टू गॉड, आई वांट टू अप्रिशिएट यू। टेलीविजन पे आप इतनी, यू आर सच अ स्पोर्ट। आपकी बहुत ही अच्छी आदत है कि आप कभी भी ना, आप ज्यादा दिल पे नहीं लेती, ज्यादा कभी कभी ले लेती हैं, वैसे कोई कभी कभी ले लेते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो कभी कभी हम भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल लेकिन शेफ मुनीसा, इट्स डिलिशियस। और ये आपने अगर मेरे लिए निकाली तो प्लीज मैं फौरन से लेमन जूस खुद ही से ऐड डाल दूं। हाँ, चलें जी। हस्बे इतना फ्री होने के लिए मैंने नहीं कहा था कि पूरी आपने बाल्टी उसमें उंडेल दी। अब इसमें प्लीज थोड़ी दाल ऐड कर दें। खुदा गला खराब हो गया, मैं नहीं बोल सकूंगा। हाँ ये पुरानी जो सिंगर थी वो करती थी ना, अच्छा, कोई नई सिंगर आती थी उसको सिंदूर पिला देती थी अल्लाह माफ ताकि वो गा ही ना सके दोबारा। तो ये शेफ मुनीसा का शायद उन्हीं में से एक उनकी डिसेंडेंट है शायद, हाँ हो सकता है ना, है ना? हो सकता है ना? हो सकता है। छोड़ें। आपको पता है शेफ मुनीसा, मैं कभी कभी अब जिस तरह मेरे दाल का प्याला है ना, हाँ। इसके अंदर चूंकि मैं ज्यादा चावल नहीं खाता हूँ तो मैं जरा से इसमें स्प्रिंकल कर लेता हूँ चावल। अच्छा, हाँ, तो वो बड़ा मजे का हो जाता है। सही। अच्छा चलें असफर, अब ये दाल जो है वो ट्राई करेंगे हम। उठा के वहाँ रखूँ क्या? नहीं नहीं, मैं इसको क्लीन कर दूं। चले, आपने ट्राई करनी है ना, आपके दाल चावल अभी तो नहीं किया ट्राई। तो अब इसमें से खाए, लेमन जूस दिलवाए तो अब आप खाएंगे नहीं इसको क्या? यम्मी। खवातीन और हज़रात, आज हमने बनाई है आप लोगों के लिए हैदराबादी खट्टी दाल और इन रिकॉर्ड टाइम। वेरी नाइस। अच्छा शेफ मुनीसा, अब जल्दी फटाफट आप दोबारा से रेसिपी बताइए। रेसिपी बता दूँ, ठीक है। चावल तो हमने प्लेन बॉईल करे हैं, आप जिस तरीके से खाना चाहें उस तरीके से कर लीजिए। अच्छा, हमने क्या किया था कि हमने दाल जो है वो बॉईल करी और उसको उसके अंदर सिर्फ हल्दी शामिल करी और कुछ शामिल नहीं करा और उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अगर आपने क्विक करना है तो इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया कि एक पैन के अंदर ऑयल लिया, उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करा। जब ज़ीरा जो है वो गोल्डन हो गया तो हमने इसके अंदर 1 बड़ी प्याज उसको बारीक काट लिया था वो शामिल करी, उसको हमने गोल्डन कर लिया। उसके अंदर हमने जो है साबुत गोल मिर्चें भी शामिल करी। उसके साथ हमने जो है 3 टमाटर लिए, 3 से 4 हरी मिर्चें ली, 2 से 3 जवे लहसुन के लिए, उन सबको हमने मोटा मोटा चॉपर में ब्लेंड कर लिया। ठीक है, जब प्याज गोल्डन हो गई तो हमने वो जो है टमाटर जो ब्लेंड किया था वो हमने शामिल कर दिया, उसको हमने कुक करा। इसके अंदर तमाम मसाले यानी कि देगी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ये शामिल करके हमने इसको इतना पकाया कि ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने हमारी जो दाल थी वो शामिल कर दी ब्लेंड हुई हुई, उसको मिक्स करा। लास्ट में जब उसमें बॉयल आ गया तो लास्ट में हमने उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला शामिल करा, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा और हमने इमली का पल्प शामिल करा और उसका फ्लेम हमने बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको हरे धनिए से गार्निश कर दिया। लेमन जूस ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहें तो रहने दीजिए। वेरी नाइस शेफ मुनीसा, और बहुत मज़े की दाल है। और दाल मुझे उसी तरह की पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि दाल बिल्कुल पतली पानी की तरह हो, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी दाल जो मैं चू कर सकूं, ग्रेनी सी है, आने चाहिए। वेरी नाइस शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे शो को 4 चांद लगाती हैं, बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आज हमने बनाई आपके लिए हैदराबादी खट्टी दाल। प्लीज़ डू ट्राई दिस एट होम। और अगर कोई ऐसी रेसिपी है जो कि आप शेफ मुनीसा से सीखना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉल अस, व्हाट्सएप अस, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आप देखिए मेन्यू कार्ड ब्रेक पे जाइए और फ़ौरन से हमारे पास वापस आइए। थैंक यू शेफ मुनीसा। You're welcome.
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमारा जो इंटरलूड था शुरू में, इसकी वजह क्या थी कि कोई देखे ना देखे, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस बैग में हमारे साथ मौजूद है पारस मसरूर, लेकिन इस बार Paras is with his band, that's Sounds of Karachi. Sounds of Karachi was nominated by the LSA in 2018 for their debut album Ilham. और आज ये हमारे साथ मौजूद है। आपको पता है आज वर्ल्ड म्यूजिक थेरेपी डे है। हाँ, और म्यूजिक एक्चुअली इज अ थेरेपी, क्योंकि कभी भी मैं भी अपना दिन स्टार्ट करता हूँ एंड आई वुड ट्राई। बहुत सारे लोग इस चीज़ से मुझसे इख्तलाफ भी करते हैं, क्या सुबह सुबह तुम इतने हैवी गाने सुन रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुबह आप अपनी पसंद का सॉन्ग सुनकर अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आपके दिन को एक किक स्टार्ट मिलता है। पारस, आप सुबह सुबह क्या सुनते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठीक, है, आप कैसे थैंक यू आपने हमें मदऊ किया यहाँ पे। और बस सुबह सवेरे तो मज़ा ही आता है। मैं इससे यही बात बोल रहा था कि अक्सर सुबहें नसीब नहीं हो रही होती, दोपहर को उठ रहे होते हैं। हाँ, लेकिन उसके सुबह सवेरे उठने के लिए जल्दी सोना भी ज़रूरी है। और आजकल माहौल ऐसा है कि आप जल्दी सो नहीं पा रहे होते, आपको काम ख़त्म करने होते हैं। लेकिन जब जब सुबह सवेरे उठते हैं तो बहुत बहुत सुकून मिलता है। मतलब जो सुबह के वक्त ख़ास तौर पे जो ठंडी हवा चलती है बाहर, उसमें जो सुकून है ना वो कहीं नहीं है। बट पारस, डू यू लिसन टू द म्यूजिक इन द यस, आई एम सो मच इनटू म्यूज़िक। और मैं बचपन से म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैंने हर तरह का म्यूज़िक सुना है। और माय फादर इज़ आल्सो कंपोज़र एंड सिंगर एज वेल, तो उनकी सुरों की उंगलियां पकड़ के हम कुछ आगे चल पड़े। मैंने प्रॉपर इसकी एहसन बारी की तरह एजुकेशन तो नहीं ली म्यूज़िक की, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग है अच्छी खासी। तो अभी साउंड्स ऑफ कराची के साथ मैंने कोलैबोरेट किया है, तो उसमें मैं रैप सॉन्ग किया है। और ये लोगों को नहीं पता था एक तरह से कि मैं ये भी कुछ करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से कितनी अच्छी बात है। आई थिंक एक जिंदगी में आपको हर चीज ट्राई करते रहना चाहिए और डिफरेंट चीजें करेंगे तो आई थिंक यू वुड फाइंड। आजकल का दौर ही ऐसा है ना, ये मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा बंदा, मल्टी स्किल्ड नहीं होगा तो थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी जरूरी है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा एहसन, आप मुझे एक बात बताएं, यू हैव स्टडीड म्यूजिक, क्या वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर पेरेंट्स? क्योंकि आई थिंक वालिदैन बहुत मुश्किल से मानते हैं क्या म्यूजिक पढ़ोगे। एब्सोल्युटली, उनको वो कहते हैं ना फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या पर है, बस तुम पैसे कमाओगे क्या कैसे करके? और लड़की कोई नहीं देगा भाई, शादी वादी नहीं होगी। ये भी है ना मसला। म्यूजिशियंस तो कहते हैं हम भगा लेंगे लड़की, मसला नहीं है। हाँ? तो वो उनको बहुत मुश्किल था कन्विंस करना। बट माय फादर जब उन्होंने देखा मुझे पढ़ते हुए तो उनको पहले तो समझ नहीं आया कि यार ये क्या 18 घंटे पढ़ता होता है। फिर वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अच्छा नहीं, इसकी स्टडी है इसमें बाहर। आई हैड टू शो हिम वेबसाइट्स खोल के कि पापा देखिए इसमें PhD होता है, इसमें मास्टर्स होता है, दुनिया में बड़ा स्कोप है। लेकिन ऐसे मुझे एक बात बताएं, क्वाइट ऑनेस्टली, डू यू थिंक दे आर टेकर्स ऑफ वो अंडरस्टैंडिंग है म्यूजिक की इस तरह पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स नहीं है। नहीं। कभी ऐसी सोचा थी आई शुड मूव अब्रॉड, बाहर जाके इसको मैं अप्लाई करूं कहीं? हम करते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, मैं बाहर पढ़ाता भी हूँ, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम आर्ट्स काउंसिल में होते हैं। तो वहाँ से हम ग्रास रूट लेवल पे बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूज़िक को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर भी काम होना है ना। अच्छा, हमारे साथ और काजी आदिल अहमद साहब मौजूद हैं। आदिल, सबसे पहले तो मुझे बताइए खूबसूरत बालों का क्या राज है? क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है अच्छे बाल कराची में रहते हुए मेंटेन करना। नहीं, बाल तो मेंटेन हो जाते हैं। कि मैं थोड़ा सा अब्रॉड रहा हूँ तकरीबन लास्ट 14 साल, और वो भी दुबई जैसे शहर में, जहाँ के पानी का बहुत मसला है। जहाँ का पानी बहुत मसला है। तो ये जो आप रंग देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये दुबई की थोड़ी सी देन है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन बाल रह गए, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, बाल रह गए, ये बहुत बड़ी बात है। जीन्स में कुछ ऐसा है कि सब फैमिली में सबके बाल ठीक ठाक बेहतर है, तो उसी की वजह से मेंटेन भी हो रहे हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। लेकिन आई थिंक जो म्यूजिशियंस हैं, आई थिंक उनका एक सर्टेन लुक होता है, और मेरे ख्याल से वो इस वजह से, आपको पता है अब तो एक ट्रेंड बन गया है एसन दैट म्यूजिशियंस लुक अ सर्टेन वे, और वो एक रॉक स्टारिश फील आती है। लेकिन इनिशियली हुआ, आपको पता है कि म्यूजिशियंस इस तरह के क्यों दिखते थे? क्योंकि म्यूजिक आपको इतना ज़्यादा महफ कर लेती है अपने अंदर, आप इतना ज़्यादा म्यूजिक में खो जाते कि वो लुक भूल जाते थे, मलंग बन जाते थे, और इवेंचुअली वो लगता था कि ये एक लुक है, बट इट वाज नॉट अ लुक, दैट्स हाउ दे एंडेड अप। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आदिल, व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? आपके लिए म्यूजिक क्या है, और साउंड्स ऑफ कराची के अंदर आपकी क्या कंट्रीब्यूशन? So basically I take care of Sounds of Karachi as a manager and as a lead. और म्यूज़िक का जो मेरा शौक़ था वो बहुत ही बचपन से था, वो जनरेट हुआ। और बेसिकली मेरा प्रोफेशन तो IT था, लेकिन अभी मेरा कम्प्लीटली टुवर्ड्स म्यूज़िक एंड डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ आ गया है विद इन दी इंडस्ट्री, विद इन दी शोबिज़। तो बचपन से ही चलता हुआ आ रहा है, लिसनिंग बहुत अच्छी है एंड थ्रू क्या सुनते हैं आप?
मैं ऑल जॉनर्स बेसिकली ऑब्वियसली हमारा जो हिप हॉप म्यूज़िक जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है, इसके अलावा शुरू तो ऑब्वियसली पुराने ज़माने के जो हमारे जितने बड़े खान साहब, नुसरत फतेह अली खान अच्छा, साहब, classical सुनते जी जी क्लासिकल भी सुनता हूँ, प्लस जितने मेजर जॉनर्स हैं आपको उनमें पता है सबसे ज़्यादा जो म्यूजिकल बैंड्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो म्यूजिक चैनल चार्ट से हुई थी। बिल्कुल है। बैक इन द डे जब एनटीएम पे म्यूजिक चैनल एमसीसी आता था, तो आपको पता है वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से जो यूथ है उसमें एक बैंड बनाने का, एक बैंड को फॉर्म करने का एक एनर्जी आई थी। मुझे एक बात बताएं, आप तीनों से मेरा सवाल है, आप लोग जब म्यूज़िक बनाते हैं, साउंड्स ऑफ कराची जब म्यूज़िक बनाता है, क्या आप अपने दिमाग में ये रखते हैं कि यार ये मैं बनाना चाहता हूँ, या वो रखते हैं यार ये हिट होगा? पहली तो चीज़ यही होती है कि आप अपना आप एक्सप्रेस कर लें हम किसी तरह। साउंड्स ऑफ कराची इज ऑलवेज बीन अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। वो होनी चाहिए माशरे में क्या हो रहा है, ये बड़ा हमें रहता है कंसर्न। पहले एल्बम का नाम इल्हाम था, अगर आप सुनेंगे उसमें तो उसमें तब ऐसी बातें हुई हुई हैं, ठीक है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप। तो हम ज़्यादातर, लेकिन हम ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं। ये गाना भी जो है हमने इसलिए बनाया क्योंकि जी हिप हॉप, बहुत सारे लोगों ने हमें वो भी कहा कि यार तुम भी बैंड वैगन पे चढ़ गए, रैप बनाने लगे। भाई वक्त के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह हमारे साथ कभी भी मैं म्यूजिशियन से बात कर रहा हूँ तो हमारे शो पे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आमद होती है। आई थिंक वो एक आपको अंदर से एक चीज़ हिट कर रही होती है कि नहीं अब इस तरह का म्यूजिक बनाना चाहिए, इस तरह का। पारस, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी सीरियस एक्टर। आप मुझे एक बात बताएं, रैप को लोग इतना सीरियस नहीं समझते। आफ्टर गली बॉय एक इंडियन फिल्म में एकदम से आप देखें कि रैप कल्चर शुरू हो गया। एक बेवरेज है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था रैपर्स का। हाँ। वो एक इंडिया में कोई फिल्म हिट होती है, वो ट्रेंड यहाँ पे आप प्रिवेल करना शुरू हो जाता है। अभी वो इतना ज़्यादा वो मेरी जान और सब वो बड़े दैट्स गोइंग ऑन, वो एकदम से मुझे एक चीज़ समझ में जो नहीं आती वो ये है कि हमें क्यों एक इंस्पिरेशन अक्रॉस द बॉर्डर से ही लेनी पड़ती है इवेंचुअली। नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर हमसे इंस्पिरेशन ली जाती है, लेकिन यहाँ पे उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। कितनी सही बात। हाँ बिल्कुल, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो रैपर्स हैं उनसे पहले कहीं अच्छे रैपर्स हमारे पास मौजूद थे, और वो कई अरसे से रैप कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो यहाँ पे उनको किसी ने घास नहीं डाली। वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी है, उन्होंने फिल्म बना दी, तो एक बड़ा सा हाइप क्रिएट हो गया। हालांकि यहाँ के जो रैपर्स हैं वो ज़्यादा मैच्योर हैं, उनका कंटेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप अगर एमसीसी की आपने बात की और म्यूजिक चार्ट्स की, फखरे आलम स्टार्टेड रैपिंग, समझे, और उन्होंने रैप और भंगड़ा मिक्स किया, फ्यूजन किया। इब्रार यार, भंगड़ा पाओ, वहाँ से जी, स्टार्ट हुआ तो देयर आर सो मेनी अदर्स जो कि बहुत अब यंग स्टर्नर्स हैं। कब से बच्चे थे वो तब से कर रहे हैं ये रैपिंग। उस वक्त तो कोई गली बॉय नहीं बनी थी। सो इसी तरह से मैंने जो रैप किया है उसमें मुल्क दुश्मन अनासिर को डिस किया है, तो उसमें मैंने अपना टाइम आएगा को भी डिस किया है। तो वो प्रॉपर मैंने उस पर काम किया। वो जो बीच में जो वर्स है उसके बाद जो लास्ट है वो तो फिर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। सो इसके पीछे एक बड़ी कॉज भी थी। साउंड्स ऑफ कराची नाम से जाहिर है कि कराची की आवाज़ है, बिल्कुल सही बात। तो हम कराची की यूथ हैं, तो उसी चीज़ को लेकर हमने कराची के मसले मसाइल पे इस सॉन्ग को डिज़ाइन किया। पारस, अकॉर्डिंग टू यू आप बहुत रियलिस्टिक टेलीविजन, रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट में काम करते हैं, फिर आपका जो शो था वो भी बड़ा रियलिटी बेस्ड। जी बिल्कुल। क्या ये दिमाग में रखते हुए यू आर डूइंग म्यूजिक, या यू आर डूइंग म्यूजिक बिकॉज द म्यूजिक यू बिलीव? नहीं, आई एम जस्ट डूइंग म्यूजिक जस्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और अपने कैथारसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम अपना कैथारसिस इसी तरह से कर सकते हैं कि हम कुछ लिख लें, कुछ परफॉर्म कर लें। सो कराची को लेके बहुत सारे मसले थे जो काफ़ी टाइम से हम चाहते थे कि एड्रेस किए जाएं, और वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, तो अल्टीमेटली एहसन बारी ने मुझे कहा कि भाई कुछ करना चाहिए इस पे। उसने मुझे अपना आइडिया सुनाया, उस पे मैंने इम्प्रोवाइज़ किया, तो वो उसमें बिल्कुल फिट हो गया। तो हमने कहा कि भाई ये होना चाहिए, और हम 15 साल से दोस्त हैं, तो हम कोलैबोरेशंस करते रहे हैं। तो ये एक अरसे बाद हमने एक जॉइंट वेंचर किया है, and we are looking forward to it. Khawateen और Hazrat, we are in conversation with the sounds of Karachi. कहीं मत जाएगा, watching the Morning Star. We'll be right back. ख़वातीन और हज़रात, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, और हम साउंड्स ऑफ कराची के साथ एक बड़ी इंटेंस गुफ्तगू में महव है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो म्यूज़िक आजकल का म्यूज़िक है, क्या वो वाकई सोलफुल है, क्या वो दिल को लगता है, या सिर्फ वो म्यूज़िक इसलिए है क्योंकि वो म्यूज़िक हिट है।
ये मेरा सवाल था। अभी थोड़ी देर पहले आप सबसे मुझे एक बात बताएं एहसन, जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा एंड यू नो दे वुड वांट अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग या यार तुम ये बना के दो, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स एक फिर बाउंड्री आ जाती है, एक लिमिटेशन आ जाती है। फिर आप सोचते अपने बड़े दिल से कोई गाना बनाया और वो कहे यार एहसन ये क्या बना दिया तुमने, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? हमेशा, ऑल द टाइम। क्योंकि क्लाइंट को एक ऐसी निहारी बनानी होती है जो टेस्ट में पिज़्ज़ा की तरह हो। कितनी सही बात, कितनी सही बात है, यू आर सो राइट। वो आप उसको बस वो आपका एक दफ़ा ए.आर. रहमान साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई जब आप फिल्म का स्कोर कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो यू नो डायरेक्टर इज योर लीड, उसको फॉलो करो। तो मैंने उससे ये जो है ना वो सीख लिया कि यार जब आपका क्लाइंट आए तो वो ही आपका बस सब करता धरता है, सिर्फ उसकी सुनो, अपनी क्रिएटिविटी बंद कर दो। अच्छा, ये वो टाइम होता है जब एक डिजाइनर दर्जी बन जाता है। हाँ बाजी इतना काट ले, इतना बड़ा आप कर। बताएं, दर्जी ऐसे भी लोग डिजाइनर बन जाए। नहीं, ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो क्या इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कीबोर्ड पे हाथ रख देते हैं, ये वाला नोट जो है ना ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ तो व्हाट डू यू डू देन, कि पैसे भी तो बना रहे हैं फिर। मैं बैठा देता हूँ चेयर पे, मैं कहता हूँ आप बैठे जरा, जस्ट प्लेट बताएं जरा क्या। फिर वो झुंझला के उठ जाते हैं, नहीं अब मैं जा रहा हूँ, अच्छा फिर आप करके भेज देना। फिर हम करके भेज देते हैं। बट ये है इंटरफेरेंस होती है आपको, यू नो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये है प्रॉब्लम। आदिल, कभी आपने कन्विंस करने की कोशिश की क्लाइंट को कि नहीं यार ये आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करें? बहुत मुश्किल है, इंस्टेड वो हमें कन्विंस कर लें कि हमें यही चाहिए। मुझे बहुत फोर्स करना पड़ता है एहसन के साथ भी, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूजिक डायरेक्टर वही हैं और क्रिएट वही कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आ रहे होते हैं डेफिनेटली कि हमें ऐसा जिंगल चाहिए, ये चाहिए, बट उनको समहाउ दे कन्विंस अस, और हमें अपने जोन से निकल के उनके जोन में जाना पड़ता है। तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी क्रिएटिव चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी कभार ये भी हो जाता है, हमें लगता है कायनात में वो सुर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उसके दिमाग में। ये बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस है जिसमें ऐसा बिल्कुल हुआ है। इन्होंने 7वीं दफा जब मुझसे चेंज कराया, मैंने कहा वो यूनिवर्स में वो नोट है नहीं ब्रो, वो सुर एग्जिस्ट नहीं करता। कितनी अच्छी बात है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि कभी कभी हमारे यहाँ वैसे भी एक आई थिंक कल्चर है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वो समझते हैं कि वो आपकी एक आप लगाम आपके हाथ में आ गई है ना। ये एक बड़ा कल्चर है। वो एक आर्टिस्ट को आई थिंक मारने वाली बात होती है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये वो चीज़, ये वो वाली चीज़ है। अच्छा पारस, यू नो यू डन रैप, अभी कभी आपने ये सोचा कि आप अपनी यू नो रैप एंड यू दे डोंट गो हैंड इन हैंड? मुझे लगता है कि यू नो आप एक रियलिस्टिक एक्टर हैं और पारस किसी भी प्रोजेक्ट में होते हैं तो उस प्रोजेक्ट की वेटेज में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट होती है, लगता है कि वाह कुछ सीरियस चीज़ होगी। बट पारस, डू यू थिंक इट्स गोना अफेक्ट योर एक्टिंग करियर इन सम वे? नो, नथिंग गोना अफेक्ट। ये सब ऐसी बातें हैं हमारे यहाँ मुल्क में ना, ज़रा ऐसे सोच है लोगों की, वो टैग कर लेते हैं। जैसे मैं शब्बीर तो देखेगा करता था तो बहुत सारे लोगों ने कहा अब तो ये एक्टिंग का करेगा, हाँ ये तो होस्ट हो गया। फिर जब मैं एक्टिंग में वापस आ गया तो मैं एक्टर हो गया। अब मैंने रैप कर लिया तो बोले रैपर हो गया। ये बात नहीं है। एक जो आर्टिस्ट है वो कुछ भी कर सकता है, अगर उसके अंदर है तो वो करेगा। पूरी दुनिया में एक आर्टिस्ट वो एक्टिंग भी कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है, वो गाना भी कर रहा है, गा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। सो मैं खुद को लिमिट क्यों करूं, या ये इंडस्ट्री टैग लगा के मुझे लिमिट क्यों करे? बिल्कुल सही बात। मैं अगर होस्टिंग कर सकता हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं। वो मुझे इरफान खान मरूम की बात याद आती है। वो आगे से पूछते हैं आप क्या कर सकते हैं, तो इरफान खान कहता है क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ये बताओ। तो हम तो एक्टर हैं, हम तो ट्रेंड एक्टर हैं, हमसे आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आप हीरो बनाएंगे हम हीरो बन जाएंगे, विलन बनाएंगे आप विलन बन जाएंगे। आप जो हमें कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मेरा बचपन से शौक है, मैं म्यूजिक करता हूँ, मैं अपने गाने लिखता भी हूँ, मैं कंपोज भी करता हूँ, लेकिन दोस्तों में सुनाता हूँ क्योंकि मैं शर्माता बहुत हूँ कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन थैंक्स टू एहसन बारी ऐसे दोस्त हैं हमारे कि जिन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं करो, आओ सामने। अच्छा पारस, आपके वालिद साहब का, आपके उनके जो आपके जो दादा हैं उनका भी काफ़ी गहरा म्यूजिक से ताल्लुक रहा। माय ग्रैंडफादर वाज अ सूफी पोएट। उन्होंने 7 ज़बानों में शायरी की, सिंधी, फारसी, सराइकी, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, तो इस तरह से हिंदी। इस तरह से मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुआ जहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था बीइंग एन आर्टिस्ट। वैसे अगर मैं कुछ ना करता तो शायद वो कहते चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ही अंदर से फील हुआ कि यार इतना कंट्रीब्यूशन दादा का, उनकी इतनी किताबें छपी हुई हैं, मेरे वालिद साहब का इतना कंट्रीब्यूशन है, उनकी इतनी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, और वो खुद सिंगर भी हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न में एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्होंने 35 साल सर्विस की। तो जब मैं आर्टिस्ट्री की तरफ आया हूँ तो मेरे ऊपर बहुत बोझ था। मैंने कहा यार मैं कैसे खुद को मनवाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दिल से काम किया, जो भी था उसको दिल से किया तो लोगों ने उसको प्यार भी दिया। पारस भाई हमेशा ये सोचता था कि आप में इतनी डेप्थ
की वजह क्या है कि एज अ पर्सन लोगों में कुछ एक डेप्थ होती है, तो ऑफ कोर्स उसका इनहेरिटेंस से भी मुझे बिल्कुल लगता है, मेरा इसमें का- कुछ नहीं है, जो भी है वो बस बेशक। बड़ों की दुआओं से मुझे आई थिंक वो मिला है। इनहेरिटेंस का उसमें बहुत ताल्लुक होता बहुत, है, जो बहुत। आई थिंक जो सोल की एक डेप्थ होती है। और एक और बात है, आप जिस माहौल में रहते हैं, बच्चे को जिस माहौल में छोड़ेंगे ना, वो बड़ा उसी में ही वैसा बनता है। 100% आई बिलीव इन। तो मैंने तो ऐसा माहौल देखा कि अदबी महफिलें देखी, म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स देखे, Excellent. आर्टिस्ट लोगों के साथ, मुफक्किर और बुजुर्गों के साथ मैं बहुत ज़्यादा बैठा हूँ। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे होते थे, फुटबॉल खेल रहे होते थे, मैं बुजुर्गों की कचहरी में बैठा होता था। लेकिन पारस लाइक माइंडेड लोग मिलना फिर कितना मुश्किल हो जाता है अगर आप इन महफिलों से निकले हैं और इस तरह की अगर आप सोबत में रहे हो, तो मेरे ख्याल से फिर आगे बढ़ के अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। हाँ, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। आप बस आपको पता होना चाहिए, आपको एक अल्लाह ताला शऊर अता कर देता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि अगला बंदा कहाँ से बोल रहा है, क्या सोच रहा है। सो एक कयाफा शनासी के बारे में भी आपने सुना होगा। सो आई एम टू मच इनटू इट। अब अदाकार हैं तो जाहिर है चेहरा तो पढ़ना हमारा काम ही है। पारस सुनते किसको है ज्यादा? मैं सब जो म्यूजिक अच्छा लगता है, पहले मैं लिरिकल म्यूजिक ज्यादा सुनता था जिसमें अच्छी शायरी हो, अच्छी मेलोडी हो। अब मैं इंस्ट्रूमेंटल्स की तरफ ज्यादा आ गया हूँ, तो मैं इंस्ट्रूमेंटल्स सुन रहा होता हूँ। अच्छा, आपको यू थिंक कि टेस्ट म्यूजिक का इवॉल्व आपका होता रहता है? म्यूजिक, ये मैंने एक और जगह पे भी बात की थी कि किसी ने कहा कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा जरूरी नहीं है, किसी वक्त तक आपकी रूह की ग़िज़ा हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे मेरी लिसनिंग बहुत ज्यादा रही है, तो अब मैं काफी हद तक जो है ना म्यूजिक से थोड़ा सा पीछे भी हो गया हूँ कि अब मैं अपनी रूह को सुकून दिलाने के लिए म्यूजिक नहीं सुनता, मैं कुछ और करता हूँ। ओके। लेकिन हाँ, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक सुनना चाहिए, ये मूवमेंट है, क्योंकि मैं इंसान है ना, हम जज्बात से बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बात करें ना रूह की ग़िज़ा की, एहसन एंड आदिल, आप भी प्लीज़ बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम लोग यू नो वी आर लिविंग बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सांस लेते हैं, हम हर चीज़ महसूस करते हैं। जिस तरह हमें एक चीज़ों की अर्ज होती है कि यार मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना है, अब खाना खाना है, अब थोड़ी देर खिड़की में खड़े हो जाके सांस लूँ। आई थिंक इसी तरह आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपको बताती है कि अब गाना सुनो। बिल्कुल। आई थिंक यू नो मुझे ऐसे बजाते खुद ये चीज़ का एहसास होता है कि आपका जिस्म और आपका दिमाग आपको खुद बता रहा होता है, आपको खुद एक नॉक कर रहा होता है कि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत है, अब तुम्हें ये करना चाहिए। और आई थिंक वही एक फीलिंग होती है अंदर की, जो कि आप आई थिंक यू शुड फॉलो। कहते हैं ना कि सदाए खल को नकार खुदा समझो, जो आपको लोग भी बता रहे होते हैं बातें, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात खुदा की ही आवाज़ होती है और आपको उसी तरफ लेके चलना चाहिए। साउंड ऑफ कराची, ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही प्रोफाउंड नाम है पाकिस्तानी म्यूज़िक का। एक शानदार म्यूज़िक करते हैं, अपनी तर्ज का म्यूज़िक करते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इनकी म्यूज़िक को पसंद किया जाता है। एक नया गाना इनका लॉन्च होने वाला है जो कि पारस ने गाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू एहसन, लवली मीटिंग यू। Thank you so आई एम much. सो सॉरी, आपसे मैं ऑनर माजरत करता हूँ, मैं आपके बालों का राज नहीं पूछ सका। बस मैं कराची के पानी से कभी कभार मिनरल वाटर यूज करना पड़ता है बाल धोने के लिए, जब सिर्फ ये, गंदा पानी नहीं। पारस, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Jasper. अब ओवर टू यू, हम गाना सुनना चाहते हैं। ये गाना तो आप अपने रैप का पार्ट सुनाए ना जरा यार, अपना रैप। चलो रैप सुने और रैप सुने और हम फ्यूज करेंगे वीडियो में, ठीक है। ठीक है, चलें। Over to you, Wow. ladies and gentlemen, presenting you Paras Masroor from Sounds of Karachi. So I'm going to sing the last verse of last part of the song. Okay. So which is like ना अहल मैंने देखे हैं कुछ ना अहल, बड़े मनसब पे फैलाएं जहल और करें पहल, जहालत में करें इस्तेसाल जलालत में, उन लोगों का जो काबिल हैं, हुनरमंद हैं, शामिल हैं, कामिल हैं। गुमनाम सही बेनाम नहीं, तेरे महल के वो दरबान नहीं, जो सहम के तेरी आदत से खबासत से डर जाएं, नौकरी छोड़ें और घर जाएं, ना बताएं किसी और को तेरी हरकतें, चल हट परे मेरा दिल करे, तेरी बैंड में बजा दूं, तेरी दुनिया में रहने वालों के नाम बता दूं, उलझे रस्तों को सवारूं, अच्छे लोगों की जान बचा लूं, बिगड़े बच्चों को सुधारूं, हटा दूं पर्दा, करूं पहल। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब हमारे साथ मौजूद है द स्टार ऑफ द मोमेंट, द बिगेस्ट म्यूजिकल स्टार ऑफ द मोमेंट, क्वाइट लिटरली ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स ऑफ द कंट्री। इन्होंने बेतहाशा
मूवीज़ के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं और आजकल इन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि ये बेसुरे एक्टर्स को भी गंवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शानी अरशद साहब। सलाम शानी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। क्यों ये बेसुरे एक्टर्स को आप इतनी मशीनों के थ्रू गाने गंवा रहे हैं? अच्छा, आप मेरे जो गाने देखेंगे, जी। मेरे गानों में आपको एक्टर कम मिलेंगे, एक्टर कम नजर आएंगे? हाँ। वो सिंगर लगेंगे? सिंगर ज़्यादा है। नहीं, सिंगर्स ज़्यादा हैं। सिंगर ज़्यादा है। अच्छा शानी, आप बहुत ज़्यादा यू नो द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू मेक फॉर मूवीज एंड ऑल। मुझे एक बात बताएं, अभी हम थोड़ी देर पहले साउंड्स ऑफ कराची से भी यही बात कर रहे थे कि जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपके पास आते हैं कि शानी का म्यूजिक चाहिए, शानी का म्यूजिक, बट बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन वो अपना ही कुछ बता रहे होते हैं। यार कुछ वैसा बना दो या कुछ ऐसा बना दो, तो आप क्या करते हैं? करना पड़ता है क्योंकि घर भी तो चलाना है। घर भी चलाना है और जाहिर है वो डायरेक्टर की मूवी है, उसने किसी और तरीके से उसको कंसीव किया होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 2 साल से एक फिल्म सोच रहा हो और एक दिन मेरे पास आया, मैं कहूँ नहीं यूँ कर लो। तो जाहिर है उसने कुछ सोचा होता है, अच्छा सोचा होता है, तो फिर उस पर चलना पड़ता है। अच्छा शानी, आजकल किस पे काम कर रहे हैं करंटली आप? व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स? अभी रिसेंटली एक तो अभी ये जो प्रोग्राम आया जिसमें एक्टर गा रहे हैं, जी। और दूसरा उसके अलावा मैंने अभी अपनी एल्बम, एक पंजाबी एल्बम रिकॉर्ड की है। काफ़ी अरसे से कोई एल्बम नहीं आ रही और मैं भी शुरू से ट्रेंड ही खत्म हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया, ट्रेंड आ गया। हाँ, और मैं भी सिंगल्स, पहले मैंने 2-3 सिंगल्स निकाले, लेकिन मुझे लगा कि यार एल्बम होना चाहिए कि एक साथ आपके कोई 10-12 गाने होने चाहिए। मतलब एक गाना क्योंकि आजकल दौर बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और आप एक गाना निकालते हैं, लोग 2 दिन सुनते हैं, तीसरे दिन आपको वो न्यूज़ फीड में नज़र ही नहीं आता। तो मेरे ख्याल से आपको 10-12 गाने करने चाहिए और हर हफ्ते उसको रिलीज़ करें ताकि 2-3 महीने के लिए आप एज आर्टिस्ट नज़र तो आए लोगों को। अच्छा शानी, मुझे एक बात बताए, देखिए जिस तरह मैं एक एक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर बनने के बाद जब भी मैं कोई फिल्म देखता हूँ या कोई भी प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मैं उसके अंदर वो स्टोरी से ज़्यादा ना टेक्निकलिटीज़ में खो जाता हूँ कि यार लाइट देखो कहाँ से आ रही है, इसका गेटअप सही है, या देखो यहाँ पे ग्लेयर होनी चाहिए थी आँखों में। व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक, आप टेक्निकलिटीज़ में खोते हैं या आप सॉन्ग को एज ए सॉन्ग ही इंजॉय कर रहे होते हैं? अच्छा, एक टाइम था जब मैं टेक्निकलिटीज़ में खो जाता था, बिकॉज वो मेरा लर्निंग टाइम था। अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन अभी काफ़ी सीख चुका हूँ। अभी अब इस दौर में आके मैं ज़रा गाने की स्पिरिट का मज़ा लेता हूँ। अच्छा, मैं टेक्निकलिटीज़ की तरफ कम जाता हूँ, बिकॉज मैं आपको बड़ी एक अजीब सी बात बताता हूँ। आप फिल्म स्कोरिंग की अगर बात करते हैं, जी। मुझसे किसी ने कहा कि यार आपका फेवरेट फिल्म स्कोर कौन सा, आपने इतने फिल्म स्कोर्स किए, तो मैंने कहा कि एक वेस्टर्न कोई म्यूज़िक कंपोज़र है जिन्होंने कहा है कि एक म्यूज़िक कंपोज़र के लिए एक मूवी सिर्फ डाटा है, यानी उसने सिर्फ उसको कंप्लीट करना है, उसमें उस फिल्म का क्या मैसेज है, उसका क्या असर हो रहा है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर पे नहीं आ सकता, वो फिल्म डायरेक्टर पे हो सकता है, क्योंकि मैं उसको एज डाटा देख रहा हूँ कि यार मुझे ये सीन कंप्लीट करना है, मुझे ये सीन कंप्लीट करना है, मुझे इस सीन में रुलाना है, मुझे इस सीन में हंसाना है। मैं ज़्यादा टेक्निकल हो जाता हूँ, लेकिन उस चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर उस फिल्म को उस तरह इंजॉय कर ही नहीं पाता। अच्छा, मैं कभी भी उस फिल्म को उस तरह नहीं देख सकता जैसे एक आम आदमी देखता है। ओके। तो मैंने अब तो ना टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा कम कर दिया है, फिल्म की स्पिरिट का उसका मज़ा लेना चाहिए। अच्छा शानी, जिस तरह इंडियन म्यूज़िक और पाकिस्तानी म्यूज़िक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही म्यूज़िक है, विच आई थिंक कि पाकिस्तानी साउंड बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है हमारा साउंड डिफरेंट है, हमारे सिंगर्स की जो लहजा है, जो लय है, जो पिच है, वो बिल्कुल अलग है। और मुझे लगता है कि जो हमारे सिंगर्स का एक मूड भी होता है वाइल सिंगिंग, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है। यू नो व्हेनेवर यू सी देम परफॉर्मिंग या कुछ भी होता है, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। हमारा देखिए, पूरी दुनिया में ये 2 मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंडिया, जिनका म्यूज़िक आपस में मिलता जुलता है, लेकिन पूरी दुनिया से अलग है। इसमें भी, और जब आप इन दोनों मुल्कों को लेते हैं, इन दोनों की म्यूज़िक में भी काफ़ी फ़र्क है। मतलब आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब इंडिया में नहीं मिलेंगे, आपको मैडम नूर जहाँ वहाँ नहीं मिलेंगी, आपको आबदा परवीन वहाँ पे नहीं मिलेंगी, आपको अताउल्लाह खान, ईसा खिलवी वो नहीं मिलेंगे। अब ये देखिए कितनी आरिफ लोहार, राहत फ़तेह अली खान, कितनी वैरायटी है हमारे पास, आतिफ असलम, इतनी वेरिएशन मेरे ख्याल से आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान का म्यूज़िक बिल्कुल डिफरेंट है। और मेरा ये भी ख्याल है शानी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आई थिंक, और आपने जितने भी नाम लिए हैं ये सारे मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, बहुत मुख्तलिफ आवाज़ें। मुझे लगता है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सबकी आवाज़ें आगे पीछे एक जैसी ही हो जाती हैं, वो एक ही तर्ज पे, या तो किशोर कुमार या रफ़ी, बिल्कुल, या तो लता या आशा। आई थिंक यही इन्हीं की आवाज़ें इन्हांस हो के आज तक आप सुनने को मिल रहे हैं। नए सिंगर होते हैं, आवाज़ और तर्ज वही होती है कि आई थिंक वो एक सेफ प्लेइंग भी हो जाती है मेरे ख्याल से। अभी जो आप एक प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स गाना गा रहे हैं, अब मुझे बताओ उनमें से सबसे ज़्यादा मेहनत आपको क्या ख्याल है किसको करनी चाहिए थी?
सबसे अच्छा देखिए इसमें 3 ये अब आप सेफ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 3 म्यूजिक प्रोड्यूसर्स अलग I अलग know, कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो उनमें से कुछ एक्टर्स मेरे हिस्से में आए। जी। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए सबको ही करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए ना, हाँ, ये तो आपके बस का काम नहीं है, एक्टर्स को कहना चाहिए ना। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। मुझे ओवरऑल अगर इफ यू लुक एट इट आई थिंक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से कि मल्टीटास्किंग और ट्राइंग डिफरेंट एवेन्यूज, आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। शानी, आपने अभी इतनी सारी मूवीज़ का साउंड ट्रैक दिया, थी फन ट्रबल का, पंजाब नहीं जाऊंगी का, एक्टर इन लॉ का, लोड वेडिंग का, विच वन इज़ योर फेवरेट? एक टाइम तक तीफा इन ट्रबल वाज माय फेवरेट, लेकिन उसके बाद मैंने डोंकी किंग की। वो इसलिए मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज उसमें जो पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है और वो बुडापेस्ट ऑर्केस्ट्रा ने बजाया। ओके, बुडापेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये एजाज़ सिर्फ मुझे हासिल है कि पूरी फिल्म का स्कोर एक वेस्टर्न म्यूज़िक वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ करना। वेरी नाइस। Yes. हाउ नाइस, सो कमेंडेबल, सो कमेंडेबल बिल्कुल। एक्चुअली। और मुझे सब वैसे भी लगता है, आई थिंक पाकिस्तानी म्यूजिशियंस हैं, आई थिंक दे आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल म्यूजिशियन। आप मुझे बताएं, हु डू यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम? आपको कौन से इंटरनेशनल ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपको बहुत ख्वाहिश है, इनके साथ मैंने कोलैबोरेट करना है, इनके साथ बजाना है, इसने मेरे लिए गाना गाना है? देखिए ख्वाहिशात तो बंदा बेतहाशा। ख्वाब ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन उनके पूरे होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए कि ये भी कहते हैं ना। देखिए वो तो अल्लाह ताला पर है कि वो ख्वाहिश पूरी कर देता है, वरना मेरा बहुत दिल है हैंस जिमर के साथ कोलैबोरेट करने का। वेरी नाइस। क्योंकि म्यूज़िक जॉन विलियम्स, क्योंकि म्यूज़िक स्कोरिंग में यही 2 लोग हैं जो मेरी इंस्पिरेशन। और आवाज़ों में? आवाज़ों में लता जी के साथ कोलैबोरेट करने का बड़ा दिल था, लेकिन अच्छा, और खान साहब के साथ, नुसरत अली खान साहब के साथ, लेकिन ये दोनों ही इस दुनिया में अब नहीं हैं। तो बचपन में मुझे याद है एक दफ़ा जब द मस्ट कलंदर एल्बम रिलीज़ हुई थी खान साहब की, मेरे वालिद साहब भी म्यूजिशियन थे, वो खान साहब के साथ लाइव परफॉर्म कर रहे थे। तो बचपन में वो मुझे भी ले गए दिखाने के लिए कि यार नुसरत अली साहब आए तो तुम भी आओ देखो। तो उस वक्त शो के बीच में एक ब्रेक हुआ, तो मुझे ना अब्बू ने स्टेज पे कीबोर्ड पे चढ़ा दिया कि यार कुछ बजाओ। आई थिंक यू वर 15 एट दैट टाइम। हाँ, है ना, 14-15 साल। 14-15 साल मैं कीबोर्ड पे जा रहा था। तो जब मैंने उस वक्त मैंने दिल दिल पाकिस्तान बजाया तो लोगों ने क्लैप किया। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार लोग तो सुन रहे हैं। फिर अब्बू ने कहा अच्छा तुम खान साहब का कोई गाना बजाओ। मैंने खान साहब का गाना बजाया। तो इतने में ब्रेक ख़त्म हो रहा था, सारे उनके जो म्यूजिशियंस हैं वो भी आ गए, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। खान साहब आए, खान साहब मेरी तरफ देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे कि यार ये देखो छोटा सा बच्चा बजा रहा है। उन्होंने आलाप करना शुरू किया। वो मेरा एक समझ लें खान साहब के साथ एक कोलैबोरेशन था उस स्टेज पे। और आई थिंक उसने आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया। बहुत मेरा उस जब खान साहब आपके साथ बजा सकते हैं तो फिर बाकी क्या रह जाता है। ख़वातीन और हज़रात, इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद शानी अरशद। वी विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and we are in conversation with the biggest music director of the moment, Mr. शानी अरशद। शानी, मुझे एक बात बताएं, आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपने जुनैद जमशेद साहब के साथ काम किया था जब वो म्यूज़िक करते थे। जी। उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा था? उनके साथ काम करने का तजुर्बा बहुत ही अच्छा। और वो इस हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पॉप इंडस्ट्री में ब्रेक देने वाले जुनैद भाई हैं। मैं उस वक्त रीमिक्सेस किया करता था, अनऑफिशियल रिमिक्सेस करता था। हाँ। तो जिस स्टूडियो में मैं रिमिक्सेस करता था उसी स्टूडियो में जुनैद भाई की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उनके रिकॉर्डिंग सेशन से पहले वो जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर है वो उसकी मिक्सिंग कर रहे थे। तो उन्होंने सुना और रिकॉर्डिंग इंजीनियर से पूछा यार ये काम किसने किया है? तो उन्होंने बताया कि एक जी बॉय है शानी नाम का। तो उन्होंने कहा यार मुझे मिलवाओ उससे। मेरे तो मतलब ख्वाब मेरा पूरा हो गया। मैं फ़ौरन स्टूडियो पहुंचा, मेरी बातचीत हुई उनसे। तो उस वक्त जुनैद भाई एक अपनी रीमिक्स एल्बम प्लान कर रहे थे जिसमें उनके पुराने जो वाइटल साइंस के गाने थे उनको वो न्यू साउंड देना चाह रहे थे, थोड़ा रीमिक्स स्टाइल का। तो वो पूरा एल्बम मैंने उनके साथ।
मेरे ख्याल से कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये एल्बम, क्योंकि जो गाने ऑलरेडी हिट है हाँ। और जो ऑलरेडी एक जगह अपनी बनाए हुए हैं उनको रीमिक्स करना, ये तो बहुत बड़ा शानी, आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिल्कुल। कि ऑलरेडी आपको एक चीज़ पसंद है उसके साथ फ्यूजन करें या तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। एक और अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ शानी, उस वक्त आपको जो माइंडसेट था, ऑफ कोर्स यू नो अ यंगस्टर, उस यंगस्टर के जितने भी ख्वाब होते हैं ना उससे डबल उसके डर होते हैं बिल्कुल। कि क्या ये ख्वाब पूरे होंगे या नहीं। आई थिंक इतना बड़ा डर होता है वो करते हुए। उस वक्त क्या माइंडसेट था, किन चीज़ों से डर लगता था, किस चीज़ से नर्वस होते थे आप? अच्छा देखिए, अगर इस पर्टिकुलर एल्बम की बात करूँ जो मैं जुनैद भाई के साथ कह रहा था, मैं उस वक्त मैं बहुत ही डर गया था। मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे इन्होंने दे दी है। और सारे सुपरहिट सॉन्ग, सारे सुपरहिट सॉन्ग और इतना बड़ा नाम, और अचानक से मतलब ना मतलब मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे एक फ़ोन आता है, यार जुनैद भाई वांट्स टू मीट यू। हैं तो भागा पहुंचा स्टूडियो। और ये मतलब उस वक्त डर था। मैं बहुत टाइम लगा के मैंने एल्बम किया, लेकिन देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जुनैद भाई ने एक बिल्कुल नए बच्चे को पूरा एल्बम दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रस्ट है तुझ पे कि तू ये साउंड निकाल लेगा, बिकॉज उन्होंने मेरी साउंड सुनी हुई थी और उनको वही साउंड चाहिए थी। उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई कि भाई टेंशन ना ले, मुझे यही साउंड चाहिए जो तुमने बनाई है ना, एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे बना के दो। तो एंड दैट्स हाउ इट केम इनटू बीइंग। यही चीज़ मैं हमेशा अपने शो पे भी कहता हूँ कि हमें नए लोगों को, एक नई जनरेशन को, जो नए बच्चे प्रोफेशनली काम करना शुरू करते हैं, हमें उन्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा शानी। बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नए लोग जो एक एनर्जी फ्यूज़ करते हैं आपके काम में, या जो एक न्यूनेस लेकर आते हैं, एक यूनिकनेस लेकर आते हैं, आई थिंक वो पुराने लोगों में वो चीज़ नहीं होती। मैं कहते हैं जितने नए लोगों को इतनी ज़रूरत है हमारी हर इंडस्ट्री को, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, ऑयल इंडस्ट्री हो, नए लोगों का इन्फ्लक्स हर इंडस्ट्री में बेइंतहा ज़रूरी है। आई थिंक वो एक नई सोच लेकर आते हैं, एक नई एनर्जी लेकर आते हैं, एक मेरे ख्याल से एक नया एक डेकोरम भी लेकर आते हैं अपने काम के अंदर। अच्छा अभी करंटली शानी जितनी आवाज़ें हैं जिनके साथ आपने काम किया, युवा कलौट बता, आयमा के साथ आप बहुत ज़्यादा काम किया आपने। आप मुझे बताया आयमा के अलावा आपको फीमेल वॉइसेस में किसकी वॉइस अच्छी लगती है, जिसको आपको लगता है कि बहुत कैपेसिटी है आगे जाने की? एक बहुत अच्छी सिंगर है निर्मल रॉय। निर्मल ने बहुत कम काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि निर्मल को ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा आप करें ज़्यादा उनके साथ काम? उनके साथ मैंने कुछ किए हैं। मैं जैसे अभी आप बोल रहे थे कि नए टैलेंट को आगे आना चाहिए, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे ये इल्ज़ाम है कि हम नए टैलेंट को चांस नहीं देते। ये एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं होते, हमारे ऊपर जो कंपनीज बैठी होती हैं, जो हमारे ऊपर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कम रिस्क लेते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा उन प्रोड्यूसर से भी कि नए टैलेंट को चांस देना चाहिए, बिल्कुल चांस देना चाहिए। और इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर का कोई कसूर नहीं होता भाई, जितने भी नए सिंगर्स हैं तो सुन रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब शानी जिस तरह अभी हम बात करते हैं कि सिंगल्स का आजकल दौर है, सिंगल्स बहुत लोग रिलीज़ करते हैं, वो एल्बम्स का दौर ख़त्म हो गया। आई थिंक जो नए सिंगर्स हैं मेरे ख्याल से उनको कवर्स बार बार मार्केट में कवर्स डालते रहने चाहिए। आई थिंक नए गाने अपने बनाते रहने चाहिए, क्योंकि जितने नए सिंगर्स हैं एक तो वो सामने नहीं आते, एक तो पता भी नहीं होता। आपको पता अभी भी मैं ओनली लास्ट नाइट में एक फिल्म मीटिंग के ऊपर था, तो ऐसे ही वो बात करते कि तो उन्होंने कहा हम इससे गाना गवा लेंगे, उससे गवा लेंगे। वो तो एक मतलब मैंने कहा ये 2 लड़कियां भी हैं जो गाती हैं, ये लड़के की आवाज़ बहुत अच्छी है, अरे इनका तो कोई गाना हिट नहीं हो रहा है, इनको कौन जानता है। वो तो देखो वो आवाज़ उसको पता है। आप समझ रहे, तो हम लोग बहुत सेफ खेलते हैं उस जोन में। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी नया टैलेंट है, ये यूट्यूब एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इस तरह का है, यू नो व्हेयर यू कैन ऑलवेज डिस्प्ले योर टैलेंट। जिस तरह हमारे शो में द मॉर्निंग स्टार में हमने 5 मिनट्स ऑफ फेम हमारा एक सेगमेंट होता है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम नए से नए सिंगर्स, एक्टर्स, जो भी नया टैलेंट है वो लेकर आए, जहाँ उनके अपने गाने, अपनी धुनें बनी हुई हो, दे शुड कम फॉरवर्ड और वो आगे करें। अभी एग्जिस्टिंग कोई आवाज़ ऐसी हो जो कि बहुत बड़ी स्टार हो, जिनके साथ आपने ना काम किया और आपकी ख्वाहिश हो पाकिस्तानी स्टार कि यार इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इनके साथ मैंने काम करना है? शाज़िया मंसूर। शाज़िया मंसूर, ब्यूटीफुल। उनके साथ मैंने कभी भी नहीं किया। क्या आवाज़ और है, क्या बात। मेरा दिल है कि उनके साथ कोई। मैंने शाज़िया मंसूर की इंतहा फिल्म में पहली दफ़ा आवाज़ सुनी थी, जो कि समीरा पीरज़ादा ने बनाई थी। उनका गाना था कहाँ था ये हंसी चेहरा। क्या खूबसूरत आवाज़ है शाज़िया जी की, ब्यूटीफुल वॉइस। और मैं कभी भी जब ये बात कर रहा होता हूँ शानी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स जब भी हमारे शो के ऊपर आते हैं, और यही वाली बात है कि जो पुराना लॉलीवुड की आवाज़ है उनको क्यों हम यूटिलाइज़ नहीं करते, ये आप मुझे बताएं। बात फिर वही प्रोड्यूसर्स पे आ जाती है। आप रिकमेंड करते हैं? रेकमेंड हम बिल्कुल करते हैं। और ज़्यादातर अभी एक फ़िल्म की थी मैंने, लोड वेडिंग जी, फहद और महविश की। उसमें एक गाना है रोमांटिक गाना, रंगिया।
बहुत बड़े बड़े सिंगर्स का नाम लिया गया, लेकिन एक सिंगर है हमारे पास बड़ा खूबसूरत गाता है, वो बंदा मुलाजिम हुसैन। मुलाजिम हुसैन, ऑफ कोर्स। उस गाने में दोनों आवाज़ें नहीं हैं, मुलाजिम और एक नई लड़की है मिसाल जैदी, मिसाल जैदी, ओके। उसने बहुत अच्छा गाया वो गाना। अच्छा, तो थैंक्स टू नबील कुरैशी जिन्होंने मेरी बात मानी, और हमने वो जो गाना तेनू तकिया, तेनू तकिया जो है वो अज़हर अब्बास ने गाया। अच्छा, ये कौन सा गाना था? तेनू तकिया बेसिकली एक कवाली थी, ठीक है, अज़हर अब्बास एक कवाल है, ठीक है। उनके वालिद साहब की कॉम्पोजिशन है ये, ओके 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 ओके, जो कूच के नाम से ज़्यादा जी मशहूर है वो कूच के गाना। नाम से, ऑफ कोर्स। तो वो एक्चुअली वो हमें रिसर्च करने से पता चला कि ये तो बहुत पुरानी कवाली है, अच्छा, और वो खान साहब जो है वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा है अज़हर अब्बास, बहुत अच्छा गाता है। तो अच्छा वो उनसे शानी, करवाया था। आप किसको सुनते हैं जब फ्री टाइम होता है, यू ड्राइविंग या किसी लॉन्ग ड्राइव पे या ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट डू यू लिसन टू? नुसरत अली खान साहब। अच्छा, हर वक्त? हर नहीं, वक्त नहीं, ज़्यादातर। ज़्यादातर मैं नुसरत अली खान साहब की कॉम्पोजिशंस मुझे ज़्यादा उनकी जो है ना, क्योंकि मेरे लिए वो एक समझ लें मेरी पहला क्लास, प्यार। एक क्लास होती और है। आई थिंक पहला प्यार भी है, ऑफ कोर्स। जब पहली दफ़ा आई थिंक वो जो अगर वो उस वक्त स्टेज पे रह आपके साथ प्ले नहीं करते, तो मेरे ख्याल से वो जो 14-15 साल का बच्चा प्ले कर रहा था उस वक्त, उसमें वो कॉन्फिडेंस, वो ख्वाब नहीं आता जो आज आप ये ख्वाब जी रहे हैं। हाँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। शानी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मुल्क का एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, और एक मैं हमेशा म्यूजिशियंस का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू फॉर मेकिंग ग्रेट म्यूज़िक, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी म्यूज़िक की वजह से कितने लोगों की थेरेपी होती है, कितने लोग ड्राइव करते हुए, ट्रैवल करते हुए उन धुनों में अपने आप को तसव्वुर कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और आज जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड म्यूज़िक थेरेपी डे है। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और मौसीकी सुन के आपका मूड एलिवेट होता है। अगर कोई डिप्रेसिंग गाना सुनेंगे तो आपको डाउन कर देगा, कोई बहुत ही हाइप्ड अप, कोई हाई एनर्जी सॉन्ग सुनेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर देगा। और आई थिंक कि हमारा जो पाकिस्तानी म्यूज़िक है वो हमेशा हमारे बदलते मूड को, हमारे बदलते वक्त को बड़ा अच्छा इन्हांस करता है, उसका साथ देता है। आज हमारे साथ एक पाकिस्तान के बेइंतहा बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानी म्यूज़िक और पाकिस्तानी म्यूज़िक में डिफरेंट ज़बानों में जो गायकी इन्होंने की है उसको बहुत ज़्यादा आप सबसे पजीराई मिली है। 70s, 80s, 90s का जो लॉलीवुड था वो इनकी आवाज़ के बगैर नामुकम्मल था। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं द हाईली रिस्पेक्टेड अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए सर, क्या आपको ज़बरदस्त, हमारे बैंड, माशाल्लाह, हमारा बैंड आज बहुत खुश है। नहीं, ये बैंड बहुत साथ है इनका अच्छा, पुराना, और ये सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बजाते हैं, और इन लोगों के साथ काफ़ी मैंने काम किया है, सिंधी में, पंजाबी में, सराइकी में, उर्दू में तो खैर उन्होंने किया है। और जो बीच में बच्चा बैठा ना टोपी लगा के, बड़ा खूबसूरत सा, ये बेसिकली ड्रम प्लेयर है और बड़ा अच्छा ड्रम बजाता है। अच्छा, और अपनी अपनी जगह सारे बहुत अच्छा सर। यहाँ हमारा भी अच्छा ड्रम बजाते हैं। अच्छा हम सबका। अच्छा अरशद साहब, मुझे एक बात ही बताएं, माशाल्लाह ये ताजगी, इस खूबसूरती का राज क्या है? आप यू हैव नॉट चेंज ओवर द इयर्स। आपको अगर 15-20 साल पहले भी देखा जाए और आज देखा जाए, कोई चेंज नहीं है यार। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह की मखलूक को खुश रखो, ये बात है। क्योंकि मैं आपको जब भी मिलता हूँ, चाहे मैं आपको सेट पे मिलूँ, कहीं बाहर मिलूँ, आपकी जो तबीयत है, जो तरीका कार मिलने का, वो हमेशा से सेम रहा है। अर्शद साहब, मुझे एक बात बताएं, आजकल जो म्यूज़िक बन रहा है उससे जितने भी पुराने सिंगर्स हैं या पुराने मौसीक़ार हैं वो इतना ज़्यादा अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि आजकल यार ये क्या म्यूज़िक बन रहा है। आप उनमें से, आप किन में से? देखें किसी हद तक तो वो सही है, लेकिन ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं म्यूज़िक, ज़ाहिर है आपको भी लोग सुनते हैं, खालिद को भी सुनते हैं, नदीम को भी सुनते हैं, तो इनकी अपनी ऑडियंस है।
जी, बिल्कुल। इसलिए इनको सुनते हैं और इतना इतना पैसा भी देते हैं। ठीक है, एक मशरूम कंपनी है जिस पे कुछ आर्टिस्ट आते हैं। अभी शानी बैठा हुआ था यहाँ पे, जी, जी। छोटे भाई, मेरा भतीजों की तरह भी है और अच्छा दोस्त भी है हमारा, तो इसके साथ भी मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत काम किया। तो इनके एक सेटअप है, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, जो काम करते हैं, वो कैसा भी गाते हैं, बहुत अच्छा भी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा भी गाते हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, वो बुक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का म्यूज़िक जो बन रहा है वो जदीद म्यूज़िक है, थोड़ा सा चेंज करके। अब जाहिर है वो पुराना वाला म्यूज़िक तो नहीं रहेगा, पुराने गाने उठा के आज के म्यूज़िक में बनाते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज देने के लिए, फ्रेश लगने के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बुरी बात नहीं है, अच्छा काम है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आज के दौर में देखिए ना, कितने लोग होंगे कि जो क्लासिकल गाते हैं या क्लासिकल समझते हैं। बेस हमारी क्लासिकल ही है। अगर किसी को क्लासिकल या किसी को राग या किसी को ये नहीं आते, तो उसके लिए एक अच्छा गाना गाना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं गा सकता। तो रागदानियाँ ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत इतनी तो सीखें, क्योंकि ये जो घराने हैं हमारे यहाँ, तो कोई अभी आके नापा बना है, कुछ अर्सा हुआ है, या आर्ट काउंसिल है, यहाँ सिखाते। पहले कहाँ सिखाते थे? मैं 76 में यहाँ कराची जब आया, तो जाहिर है यहाँ का तो बिल्कुल मैं नया था और कोई एकेडमी नहीं, कोई कुछ नहीं उस वक्त। तो कहाँ से सीखे? अपने सीनियर्स को सुन सुन के, किशोरदा को सुना, मेहदी हसन खान साहब को सुना, अमानत अली खान साहब को सुना। इनको सुन सुन के मैं देखता था कि कहाँ ये सांस लेते हैं। तो जहाँ ये सांस लेते हैं, मैं क्योंकि उस वक्त सीखा हुआ नहीं था, तो उस वक्त गाना मेरे लिए ईजी था, मैं आराम से गा लेता था। और जब से मैंने सीखना शुरू किया, आज भी सीख रहे हैं, तो गाना मुश्किल हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल जाती है, जब आपको अवार्ड जीत जाता है, जिस तरह आप 2 दफ़ा आपने निगार अवार्ड जीता था, निगार अवार्ड एक बहुत बड़ा, 3 दफ़ा जीता। हाँ, इतनी बड़ी 3 दफ़ा हमारी, हाँ, निगार अवार्ड आपने 92 और 96 में। जी जी, 92 में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी जी, जिसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था। अच्छा। आज का दौर, ओके। उस पे मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट प्लेबैक सिंगर। ओह हाउ नाइस। अवार्ड मिलने के बाद काफ़ी दफ़ा जो हॉलीवुड में देखा जाता है कि आपको एक दफ़ा अगर ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद आपकी जो भागदौड़ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लोग कहते हैं चलो मैंने अचीव कर लिया, सब मान गए, मुझे अवार्ड मिल गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं आज भी कोई गाना जब रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो अपना पहला गाना समझ के रिकॉर्ड करवाता हूँ। जैसे मैंने पहली दफ़ा पहले गाने पे मेहनत की थी, आज भी मैं उसी तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर साहब को प्रॉपर टाइम देता हूँ, उनके साथ बैठ के रिहर्सल करता हूँ, प्रॉपर तरीके से शायर के साथ बैठ के उसकी नोक पलक सही करता हूँ, बिल्कुल, ज़बर पेश उसकी ओके करता हूँ, और उसके बाद मैं जाके गाना गाता हूँ। लेकिन अर्शद साहब, आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि आपके लिए तो इतने बड़े बड़े शायरों के कलाम मौजूद जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कितनी दफ़ा बड़े बड़े शायरों के कलाम गाए हैं, बिल्कुल। और मुख्तलिफ ज़बानों में आप पढ़ चुके हैं, गा चुके हैं। मुझे एक बात आपसे ज़ाती तौर पे जाननी थी कि उस वक्त जब लॉलीवुड का एक बहुत ही ज़्यादा एक बोलबाला था, बॉलीवुड के सिंगर होना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी उस वक्त। क्या उस वक्त पॉलिटिक्स होती थी, अपनी जगह बनाना मुश्किल होता था? देखिए, ये तो हर दौर में रही है, पॉलिटिक्स जो है वो हर दौर में रहा है, लेकिन जब अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होने वाली हों तो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते आपके बनाते हैं। मुझे याद है, मैं काफ़ी अर्सा मुझे एंट्री नहीं मिली, बाहर इंतज़ार करते रहे, तो जब वक्त आया तो फिर एंट्री मिल गई। तो फिर एक वक्त है कि बिल्कुल छा गए। अल्लाह पाक ने फिर ऐसे रास्ते खोले कि मेरा ख्याल है चंद एक ममालिक रह गए जहाँ मैं नहीं गया प्रोग्राम करने के लिए, और दुनिया के ऐसे ऐसे ममालिक में गया हूँ मैं। और मैं उनको, जो हमारे पुराने ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसमें इदरीस भाई हैं, जिनको चचा इदरीस कहते हैं, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हैं, जावेद आज़म हैं, और इफ्तिखार तबस्सुम हैं, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके साथ मैंने हाँ, आपके अजीम हैं और अजीब भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, और अच्छा लगता है। लेकिन अब तो ख्वाहिश इतनी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा जाए, जो गलियाँ गलियाँ याद हो गई। अर्शद साहब, लेकिन पुराने सिंगर्स जो लॉलीवुड की जो मशहूर आवाज़ें थी, आपका क्या दिल था कि किसके साथ मैं गाना गाऊँ, डुएट किसके साथ करूँ? कौन सी वो ख्वाहिश थी जो पूरी हुई और कौन सी थी जो अधूरी रह गई?
यार ऐसा कुछ उस वक्त सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। और मुझे याद है मेरी पैदाइश जो है लोकोशेड रोड़ी में हुई है, डिस्ट्रिक्ट सखर में। तो वहाँ पीले स्कूल के हम पढ़े हुए हैं। सीधी सी जो बात है, मैं हम कोई शोबाजी करने की मुझे आदत नहीं है। मैं प्राइमरी स्कूल वहाँ से लोकोशेड रोड़ी से किया, फिर मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड़ी से किया। उसके बाद फिर इंटर करने के बाद मैं यहाँ कराची आया, 76 में मैं कराची आया। तो उस वक्त हमें कोई इतना शौर नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, डायरेक्टर क्या होता है। बस इतना शौक था कि ड्रामा में काम करना है। अच्छा। मैं ड्रामा में काम करने के लिए आया था, हीरो बनने के लिए आया था। ओह ज़बरदस्त। तो वो उस वक्त हीरो नहीं बना। आप जिस तरह, आपकी तरह मैं नहीं था खूबसूरत। बस कर दे, खुदा के वास्ते ये देखे अरशद साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करे। बैंक बनता है। बस करते, ये वाकई बैंक बनता है। और इस बात पे तो प्लीज़ मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ख़वातीन और हज़रात, हम बात करें अरशद महमूद साहब से। प्लीज़ लेते एक छोटा सा ब्रेक के मैं जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट बैक। वो मैं तो घूंघट फिल्म में चला गया जब सिनेमा पे देखी थी सर घूंघट। याद मतलब एक अजीब एक नॉस्टैल्जिया, क्या ज़माना याद आ जाता है। कितने बड़े थे आप? सर मैं उस वक्त था एक 3 साल का। सर मैं आई थिंक 10-12 साल का था। 10-12। बट इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। क्या टाइम था सर। रेशम, अरबाज, सर ऐसा लगता था कि अरबाज खान ही गा रहे हैं। आपकी आवाज़ ऐसी उन पर बैठती थी। जी जी जी, बहुत सूट करती थी अरबाज का। मेरे ज़्यादातर जो हिट गाने वो अरबाज पे ही हैं जी। मतलब ये गाना हो गया, फिर एक है हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक प्यार मेरा बिल्कुल नाम। बिल्कुल। फिर एक और है सर ये अमजद बॉबी साहब की कॉम्पोजिशन थी। ये अमजद साहब की थी। ये अमजद साहब की कॉम्पोजिशन हो सके तो एक अमरशद साहब जी, वो अमरशद की जी। और ये राजुर रहमान सागर साहब ने लिखे। दोनों गाने राजा रहमान सागर साहब के लिखे हुए जी। और एक इसी फिल्म का एक गाना और था, अरशद ने बनाया था, दीवाना दीवानगी से, शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से। ये बड़ा खूबसूरत गाना था, मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है ये गाना। और ये भी उसी पे अरबाज पे। फिर अरबाज पे एक और मेरा गाना था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। ओह ब्यूटीफुल। अदीम हाशमी साहब का लिखा ये कलाम। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में था, कॉन्सर्ट्स कर रहा था वहाँ पे। तो BBC एशिया नेट ने मेरा इंटरव्यू किया, बर्मिंघम की बात। तो वहाँ रेडियो बहुत हिट है, जैसे यहाँ FM बहुत हिट है। तो रेडियो ने अपने जो लिसनर्स हैं उनको लेकर आए करीब दोबारा से, वरना रेडियो सुनना लोगों ने छोड़ दिया था एक ज़माने में। तो मुझसे आके ना कुछ लोगों ने बाहर ही आ गए, लाइव शो था, बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा जी आपको ना अदीम हाशमी साहब मिलना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं मिलूँगा। तो उन्होंने कहा कि रात को जो है वो डिनर पे आपको बुलाया। तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा ठीक है हम लोग आएंगे। अदीम हाशमी साहब थे, उनके साथ 2-3 दोस्त और थे। तो वहाँ बैठे खाना ना खाया। तो उन्होंने अदीम भाई ने कहा, कहने लगे यार अरशद मियाँ ये मेरा कलाम जो है काफ़ी लोगों ने गाया है, काफ़ी सिंगर्स ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप भी गाओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फिर अदीम भाई थोड़ी सी इसमें मेरी ख्वाहिश ये है कि इसमें कुछ नए अशार आप मुझे दें लिख के। फिर उन्होंने मुझे कुछ अंतरे नए लिख के दिए, वो फिर मैंने अपने कैसेट के अंदर, एल्बम के अंदर किया। अभी जो मुझसे पहले यहाँ बच्चा बैठा हुआ था शानी अरशद जी जी, उसी ने उसको जो है वो सारा म्यूजिक जो है अरेंज किया था। अच्छा। वो शानी अरशद का पहला एल्बम था। अच्छा। और वो गाना फिर वहाँ हमने एल्बम के लिए किया था। अच्छा बाबू साहब, पता है अगर आप किसी के मद्दाह हो, किसी के फ़ैन हो, और फिर आपको उनकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है, जिस तरह देखिए कोई फ़ैन होता है, जिस तरह मैं आपके गाने सुनता था, आपके गाने सुपर हिट होते थे, फिर अखबारों में पढ़ते रहता था, इसी तरह मेरी नज़र से खबर गुजरी कि अरशद महमूद साहब रॉबिन घोष के लिए गाएंगे। रॉबिन घोष साहब मेरे बेतहाशा फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र रहे ऑफ ऑल टाइम्स। ऐसा ही है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा कि अब रॉबिन घोष साहब की जो अच्छी बात थी, वो नए सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट करते थे एक नया साउंड क्रिएट करने के लिए। जी जी। फिर वो गाने सामने कभी नहीं आए। एक्चुअली थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी उस फिल्म के साथ। चौधरी साहब थे, उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं इस टाइम।
वो आजकल कनाडा में रहते हैं, अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे जी। तो चौई साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, नाम इस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बात आप ही की कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे चौई साहब, और रॉबिन साहब का म्यूज़िक था। तो मुझे सागर साहब ने कहा कि मैंने रॉबिन साहब से बात की है, तो एक गाना आपने रॉबिन साहब की फिल्म में गाना है। मैंने कहा ठीक है। कैवलरी ग्राउंड में उनका बंगला होता था उस वक्त, शबनम साहिबा और ये सब लोग साथ थे। तो मैं जब गया तो बैठे तो पतरस उनका जो असिस्टेंट था, उसने आके बाजा वाजा लगाया। तो मुझे कहते यस बेबी, आप क्या गाते हो, थोड़ा सुनाओ। बेबी बेबी क्योंकि रॉबिन को साफ करा है हमेशा से, जब भी हमने उनकी इंटरव्यू देखा है हाँ। या उनका थोड़ा सा बिहाइंड द वो एक आई थिंक जॉली और बड़े जी, जी। इजी गोइंग से इंसान थे। खवातीन और ज़्यादा हम ये कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक लेना है हमें। विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट। अल्लाह रहम करे, अल्लाह। अरशद साहब, आप किसको सुनते हैं? कौन सा म्यूजिक आप सुनते हैं रोजमर्रा जिंदगी? अच्छा, आप मेरे नाम के साथ से साहब हटा दे, अरशद भाई कहें, अरशद भाई मुझे और अच्छा लगेगा। अरशद भाई बताएं, जी जी। आप क्या सुनते हैं ज़्यादातर? भैया आज भी सुनता रहता हूँ, और जो चीज़ अच्छी लगती है उसको सुन के उसमें से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करता हूँ, सीखता हूँ, और यहीं से सीखता हूँ। क्योंकि मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे, मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब, तो वो अब दुनिया में नहीं रहे, और अल्लाह ताला मुजाहिद हुसैन खान साहब को ज़िंदगी दे। वो लाहौर रहते हैं, तो आना जाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो देखते हैं जहाँ से कोई चीज़ मिल सकती है। मैं मेहदी हसन खान साहब को बहुत सुनता हूँ, अच्छा, और किशोरदा को बहुत सुनता हूँ। देखिए, कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं से भी मिलती है बिल्कुल सही बात है, तो उसको लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आर्ट की, क्राफ्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जी बिल्कुल। और आई थिंक कोई भी चीज़ जो आपके दिल को भा जाती है, जी। ऑफ कोर्स मैं हमेशा लोगों से एक बात ये कहता हूँ, अरशद साहब के देखिए, कोई आपके घर में बिला इजाज़त तो नहीं आ सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है। बेशक। ये जब तक इजाज़त होती है तो ही यहाँ पे घर कोई कर सकता है, ऐसे कैसे कोई घर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ गाने की कोई चीज़ नहीं है कि आपको कोई अच्छी लगे तो आप ले इंसान भी लें। होते हैं इस कोई तरह। भी चीज़ आपको अच्छी लगे किसी मुल्क की, हाँ। जैसे बाहर के ममालिक में, अब्रॉड में कोई सफाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम चाहें कि हम अपने घर के जो आगे का जो पोर्शन है हम उसकी सफाई कर लिया करें, तो मैं समझता हूँ कि पूरा कराची साफ़ हो जाएगा, पूरा मुल्क साफ़ हो कितनी जाएगा। सही बात। तो अच्छी चीज़ अगर देखिए, वो कहीं कचरा नहीं बाहर फेंकते हैं, ना सड़क पे फेंकते हैं, ना अगर कोई उन्होंने सिगरेट पिया है बाहर, तो उसकी जो वर्ड होता है, जी, वो भी जाके उसके अंदर जाके फेंकते हैं। तो सफाई का ख्याल निस्फ ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल सही। हमें जो पढ़ाया कितना गया। अच्छा एक सोशल मैसेज है ये, जी, अरशद साहब। बिल्कुल। और जितने भी लोग हमारा शो ये देख रहे हैं, प्लीज़ सफाई का खास ख्याल रखें, सिर्फ घर में, घर के बाहर भी, क्योंकि वो भी आप ही के घर का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग अरशद साहब ये जानते हैं कि आपने मुख्तलिफ ज़बानों में गाने गाए हैं, जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर आपने अपना टैलेंट दिखाया है। हम ये चाहते हैं कि अब जैसे कि आपको पता है हमारे शो का वक्त ख़त्म होने वाला है, अच्छा। हमारे पास चंद एक मिनट बचे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक सिंधी का मेडले, सिंधी म्यूज़िक का मेडले हमारे ऑडियंस को सुनाएं। जी, जी। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर सुबह आपके साथ होंगे। हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह म्यूज़िक की कहते हैं कोई ज़बान, कोई ज़ात, कोई नस्ल, कोई बाउंड्री नहीं होती, इसी तरह हम आज आपको हमारा एथनिक साउंड है सिंधी, वो सुना रहे हैं अरशद महमूद साहब के बाद। इट्स अ ब्यूटीफुल मेडली। ओवर टू यू अरशद साहब। थैंक यू वेरी मच। गाने तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से करके एक दो सुना देता हूँ। ज़रूर ज़रूर। आधा सुन, उठा लो, उठा लो। ओ दर्द दिल में यार न थई, और उठा ले, उठा ले। वो दर्द दिल में यार न थई, तॾहिं त दिल ॾुखाई थो। वो दर्द दिल में यार न थई, दर्द दिल में यार न थई, तॾहिं त दिल ॾुखाई थो। तोखे वो गम मिलेगा ख़बर पवे, दर्द दिल में यार न थई, वो दर्द दिल में यार न थई।
तोखे छा ख़बर तकिए झोरंदी जुदाईया पास हदन तक में घोरंदी जुदाईया तोखे छा ख़बर तकिए झोरंदी जुदाईया पास हदन तक में घोरंदी जुदाईया तो तक कॾहिं